नमस्ते हमारे उत्तर प्रदेश वाले प्यारे भाइयों, कैसे हो आप में से बहुत सारे बच्चों का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 का एग्जाम है 6 और 7 सितंबर को। मेरे दोस्त, मैं बहुत माफी चाहता हूं कि मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लासेस नहीं चला पाया रेलवे और एसएससी के एग्जाम के चक्कर में, लेकिन अभी भी हमारे पास से 5 दिन का समय है। तो मैं जिंदा हो गया हूं मेरे प्यारे भाई और आपके सामने आ चुका हूं ऐसी क्लास लेके धांसू जो जिससे पढ़ के आपको मजा आ जाए। इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के एग्जाम ओरिएंटेड अर्थमेटिक क्वेश्चन, प्राथमिक अंक गणित के बेस्ट 50 सवालों को हल करेंगे। और मेरे भाई, अर्थमेटिक के आपके पेपर में 5 प्रश्न आने हैं और वो 5 सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो हर एक बच्चे को ये क्लास देख लेनी चाहिए और इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि भाई यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम पैटर्न में देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। 100 नंबर का पेपर होगा, यानी कि एक सवाल 1 मार्क्स का होगा। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ऑफलाइन आपका पेपर है मेरे भाई, है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अगर आप गलत करते हो तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा और ये बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। इस बार के जो पेट के पेपर की वैलिडिटी है वो 3 साल है मेरे भाई। 3 साल इसकी वैलिडिटी हो जाएगी अगर आप क्वालिफाई करोगे। 6-7 सितंबर को आपका पेपर है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें भारतीय इतिहास के 5 सवाल आएंगे 5 नंबर के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 सवाल होंगे, भूगोल के 5 सवाल हैं, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के 5 सवाल हैं, भारतीय संविधान लोक प्रशासन के 5 सवाल हैं, सामान्य विज्ञान के 5 सवाल हैं मेरे भाई। प्राथमिक अंक गणित, प्राथमिक अंक गणित यानी कि यह हो गया आपका अर्थमेटिक मैथ, इसके 5 सवाल आएंगे। और ज्यादातर सवाल इसमें नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के ज्यादातर सवाल। उसके बाद मेरे प्यारे भाई एवरेज, औसत के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और आपका एवरेज। लेकिन इसके साथ साथ आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, इसके भी सवाल है ना, टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक सवाल ये भी आपको करने चाहिए। ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई मेरे भाई, डीआई, ठीक है ना, क्लियर है। डीआई के यहां पे 20 सवाल आएंगे मेरे प्यारे भाई, 20 सवाल यानी कि 4 डीआई आएंगी, है ना। एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 टीआई तो आपकी टेबुलर रहती हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य हिंदी के व्याकरण सहित 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि हिंदी, सामान्य हिंदी के सवाल, जनरल हिंदी और गद्यांश के 10 सवाल 10 नंबर के, अंग्रेजी के 5 सवाल, रीजनिंग के 5 सवाल, आपके करंट अफेयर के 10 सवाल और जनरल अवेयरनेस के आपके 10 सवाल होंगे, ठीक है, सामान्य जागरूकता के। तो मेरे दोस्तों ये इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज की क्लास में हम ये अंक गणित के 5 क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस पे जो है हिट करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अर्थमेटिक मैथ के, अंक गणित के मेरे भाई। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो पेपर हुआ था 2022 में 4 सेट हुए थे, 2023 में 4 सेट हुए थे। अब एक शिफ्ट में 5 सवाल आते हैं, यानी कि 2022 के जो है 20 क्वेश्चन हो गए में हमारे भाई, 2023 के 20 सवाल हो गए, तो ये 40 सवाल हो गए, प्लस 10 मैं अपनी तरफ से नए सवाल लेके आया हूं, 10 बोनस अच्छे सवाल लेकर आऊंगा। इस तरीके से मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन अंक गणित के आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यूपी वाले भाई मुझे सभी अच्छे से जानते हैं पढ़ाने के मामले में मेरे दोस्त, ठीक है। मैं खुद उत्तर प्रदेश बुलंदशहर यूपी 13, ठीक है। तो ये 50 सवाल हर बच्चे को कर लेने चाहिए जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से का पेपर देने वाला है, ठीक है मेरे दोस्त। सभी को बात समझ में आ गई। देखो आज तो हम अर्थमेटिक की बात करेंगे, मैं टोटल 4 क्लास लूंगा। एक क्लास तो हमारी आज हो जाएगी अंक गणित की, फिर एक क्लास हम आपके लेंगे टेबुलर डीआई, टेबुलर डीआई, ठीक है ना, ये मैं आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, टेबुलर डीआई। एक क्लास हम लेंगे मेरे दोस्तों बार ग्राफ की, बार ग्राफ वाला डीआई, और एक हम लेंगे मेरे दोस्तों जो लाइन ग्राफ वाला डीआई है, ठीक है, लाइन ग्राफ वाला डीआई, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से
4 क्लास हम लेंगे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 8-10 घंटे में पढ़ा दूंगा, जो काफी है, सफिशिएंट है मेरे दोस्तों, और हर बच्चे को पढ़ लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10 नए क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, इन सभी सवालों की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो हर बच्चे तक शेयर कर देना जो भी हमारा उत्तर प्रदेश वाला भाई है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो। मैं ऐसा नहीं कि मेरा मकसद सवाल करवाना नहीं होगा, केवल यहां पे मैं हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्टकट सब कुछ बताऊंगा, तो डिटेल में क्लास चलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाते हैं पहला सवाल। ठीक है जी, पहला सवाल है आपके सामने। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यह भी लिखा है कि यह सवाल किस ईयर में आया था। ओके, सवाल देख पा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर बच्चों कैलकुलेशन किसी प्रकार की करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ध्यान से देखेंगे तो कैसा सवाल दिख रहा है ये, एक 6.73 का क्यूब माइनस 4.38 का क्यूब। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऊपर आपको इस टाइप का दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। नीचे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे इस प्रकार से है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है, सवाल तो सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर बच्चों आएगा ए माइनस बी। याद रखेंगे। यहां क्या किया है सवाल बनाने वाले ने, बस ए की जगह 6.73 लिख दिया है और बी की जगह 4.38 लिख दिया है, यानी कि इस सवाल का आंसर आएगा 6.73 माइनस 4.38। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हर बच्चा समझ गया कि इसमें से घटाओगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये वाला आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है ना, 2.35 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई जो है परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का एक और क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सरल करिए। 885 गुणा 885 गुणा 885। देखिए 885 की 3 बार गुणा हो रही है। 3 बार गुणा करने का मतलब क्या, अगर x गुणा x गुणा x 3 बार करेंगे यानी कि x क्यूब हो गया, प्लस 115 गुणा 115 गुणा 115 की भी 3 बार गुणा हो रही, यानी कि मेरे दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला दिख रहा है। ये क्या है बच्चों, ये ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे नीचे क्या है स्टूडेंट, 885 की 2 बार गुणा 115 की 2 बार गुणा माइनस 885 गुणा 115, यानी कि नीचे आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर, किसी भी संख्या की 2 बार गुणा करेंगे, मान लो x गुणा x है तो क्या हो जाता है x का वर्ग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस तरह का आपको सवाल दिख रहा है प्यारे बच्चे। बस यहां a की जगह क्या लिख दिया 885, b की जगह क्या लिख दिया प्यारे भाई 115। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, तो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ये आ जाएगा a प्लस बी। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे a प्लस बी आएगा। तो यहां पे इस सवाल की जो वैल्यू होगी प्यारे दोस्त वो कितना आएगी 885 प्लस 115, जो कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका 1000। 1000 करेक्ट है। ठीक है, तो देखो मैंने दोनों सवाल इकट्ठे ले लिए, याद रहेगा पक्का इस पे सवाल एक जरूर आएगा। सवाल नंबर 3, ये देखिए 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? देखो ऐसे सवाल, ये सवाल है वेन डायग्राम का, या तो आप चित्र बनाओ या सीधा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं आपसे बता रहा हूं। ये है दो न्यूज़पेपर है ना X और Y, तो ये हो गया X यूनियन Y। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो या तो समाचार X पढ़ते हैं या समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं।
क्लियर है? या तो एक्स पढ़ेंगे या वाई पढ़ेंगे या दोनों न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये उन लोगों की संख्या है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, सब बच्चे लिख लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी पेपर में पूछा जा सकता है। -n(x) इंटरसेक्शन वाई, इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। ध्यान सुनेगा मेरे भाई, एक बात बताइए, न्यूज़पेपर एक्स पढ़ने वाले कितने लोग हैं? न्यूज़पेपर एक्स पढ़ने वाले 40% लोग हैं। वाई पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 50% लोग हैं। जबकि दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने लोग हैं प्यारे भाई? इंटरसेक्शन का मतलब ऐसे लोग जो समाचार पत्र एक्स और वाई दोनों पत्र पढ़ते हैं, 10% लोग हैं, 10%, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 40, 50, 90 -10, 80%। यानी कि 80% उन लोगों की संख्या आ गई जो या तो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं या वाई पढ़ते हैं या दोनों ही पढ़ लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितने आदमी ऐसे जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते मेरे भाई, मेरी तरह? तो भाई देखिए, टोटल लोग तो 100% होते हैं दोस्त। 100% में से 80% कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो बाकी के 20% ऐसे हैं जिन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। भाड़ में गया समाचार, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। देखो, पेपर में अगर ये सवाल आएगा इस तरह का कोई भी, है ना, क्योंकि इस तरह के सवाल तो आते ही हैं, तो आपको ये नहीं लिखना है, ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे चलेंगे, सिंप्लीफाई लो, सरल कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने तो देखते ही सरल कर दिया कि ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया 4। क्या आप लोग कर पाए हैं भाई? क्या आप लोग कर पाए? देखो बच्चों, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 76 + 84 का वर्ग -76 - 84 का वर्ग, यानी कि स्टूडेंट ये a + b स्क्वायर, a + b स्क्वायर -a - b स्क्वायर, ऐसा दिखाई दे रहा है प्यारे स्टूडेंट। और ये भी फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है 4ab, इसकी वैल्यू होती है 4ab, ध्यान रखिएगा। बस यहां फर्क क्या है, यहां a की जगह 76 लिख दिया है और b की जगह 84 लिख दिया है। यानी कि ऊपर a + b स्क्वायर में से a - b स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आएगा, यानी कि 4 × 76 × 84, ठीक है जी। आप बोलोगे यहां से, और नीचे क्या है मेरे भाई? नीचे 76 × 84 ये है, तो 76 × 84 ऊपर नीचे से कट गया, तो क्या बचा प्यारे दोस्तों? 4 बचा। 4 इसका आंसर है। हालांकि ये सवाल कुछ लिखना नहीं था, आंखों ही आंखों में उड़ाना था आपको। देखो, ये तो पेपर में आ चुका है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और होता है, ये भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, इस पे सवाल बन सकता है। a + b स्क्वायर में अगर हम लोग a - b स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई का पेपर देंगे, दरोगा का पेपर देंगे। हमने इसी चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे यूपीएसआई के लिए भी सीरीज शुरू कर दी है, यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज, नंबर सिस्टम से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। कल पहली क्लास डाली है, तो आप इस सीरीज को फॉलो करना मेरे दोस्त, है ना। इस चैनल से जुड़ जाइए, रेलवे की सारी क्लास यहीं पे मैं करवाता हूं, ठीक है ना। और कोई स्टेट एग्जाम होता है उसको मैं यहीं फ्री पढ़ाता हूं यूट्यूब पर, ठीक है। यूपीएसआई वाले बच्चों की क्लास भी शुरू कर दी है हमने, डेली मैं 2-3 घंटे यूट्यूब पे पढ़ाता हूं बच्चों। आइए सवाल नंबर 5, सवाल काफी बड़ा सा दिख रहा है। गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। अच्छा, गीता ये कह रही है कि भाई मेरा वजन जो है वो 55 किलोग्राम से ज्यादा है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है, यानी कि गीता के अनुसार उसका वजन 55 और 62 किलोग्राम के बीच में है। गीता की मां गीता से सहमत नहीं है, गीता की मम्मी कहते हैं ना, और वह सोचते हैं कि गीता का वजन 50 किलो से अधिक लेकिन 60 किलो से कम है। गीता की मम्मी ये कहती है, गीता की मदर के अनुसार, कि भैया हमारी बेटी का वजन तो 50 किलो से ज्यादा लेकिन 60 किलो से कम है। 60 किलो की यही ना, दुबली पतली है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। उसका भाई ये कह रहा है कि गीता मेरी बहन, तेरा वजन 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, 58 किलो से कम ही कम है। यदि वे सब अपने अनुमान में सही हैं, अच्छा तीनों सही अंदाजा मार रहे हैं,
गीता भी, गीता की मम्मी भी और गीता की भाई भी, तीनों का अंदाजा सही है। ठीक है, तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? तो गीता के जितने डिफरेंट वेट पॉसिबल हैं उन सभी का एवरेज क्या है? तो भाई गीता का वेट ऐसा होगा जो इन तीनों शर्तों के अंदर आता हो। ठीक है जी, अब ध्यान सुनो, गीता का वेट 55 से बड़ा होना चाहिए, 50 से बड़ा होना चाहिए। 50 से बड़ा हो, 55 से बड़ा हो। देखो 50 से बड़ा तो 51 भी है, 52 भी है, लेकिन वो नहीं ले सकते कि गीता का वजन 55 से ज्यादा होना चाहिए। तो 55 से ज्यादा मैं गीता का वजन 56 ले सकता हूं, गीता का वजन 57 ले सकता हूं मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, गीता का वजन 58 ले सकता हूं। अच्छा, आपने यहां पे एक चीज शायद नोट नहीं की है गीता के भाई के बारे में। अब देखो ध्यान से, उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 58 किलो के बराबर हो सकता है। ये जो केस है मेरे भाई, यहां बच्चे गलती करते हैं, और इस देखो आपने भी गौर नहीं किया होगा, इसलिए मैंने यहां पे नहीं समझा। अब बता रहे हैं कि गीता के भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता, 58 किलो से या तो कम होगा या 58 किलो से बराबर होगा। 58 किलो से ज्यादा 59 या 60 किलो नहीं है, तो गीता का वजन 58 किलो हो सकता है, 58 किलो से ज्यादा नहीं है, 59 नहीं है, 60 नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, क्लियर है? ये तीसरे वाले केस को ध्यान से पढ़ेगा, तो यही आएगा मेरे भाई। तो 58 हो सकता है, 59 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, 58 किलो से ज्यादा नहीं है, कम है या बराबर है। ये ही वेट पॉसिबल है गीता के, इनका एवरेज निकालना है। तीनों लगातार संख्याएं, अगर लगातार संख्याएं 56, 57, 58, तो बीचों बीच की संख्या 57 किलोग्राम है, यही एवरेज हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये सवाल एसएससी में भी आया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत प्यारा सवाल है बच्चों। देखो ऐसा नहीं कि आप यहां पे एलसीएम लेने लगो, मैं पूरा डिटेल में आपको खींच के बता देता हूं। आपको ना एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये 1/9 से तो कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद पैटर्न शुरू है। 6, 6 का मतलब क्या है? 6 है ना, ये 2 तिया 6, 1/2 गुणा 3, फिर 12 है बच्चों, 12 का मतलब 3 चौक 12, फिर 20 है प्यारे दोस्तों, 20 लिखा हुआ है, 20 का मतलब 4 पंजे 20, फिर 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ ना, 30 का मतलब 5 छिंग 30, 1/5 इंटू 6, फिर 42 लिखा हुआ है, 42 का मतलब 1/6 गुणा 7, पूरा लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। फिर 56 लिखा हुआ है, 56 का मतलब 1/7 गुणा 8, फिर 72 लिखा हुआ है, 1/8 गुणा 9। ये पैटर्न आपका चल रहा है, क्लियर है मेरे दोस्तों? इस टाइप की सीरीज को, ये एक सीरीज बन गई, इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने का स्पेशल कॉन्सेप्ट है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता है तो हम बता देते हैं, 1/9 प्लस, कैसे पहचानेंगे बच्चों इस सीरीज को? 2 तिया 3 पे खत्म, 3 से शुरू, 4 पे खत्म, 4 से शुरू, 5 पे खत्म, 5 से शुरू। ठीक है, तो 1/कॉमन डिफरेंस, 1/कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 4 में 1 का अंतर है, 4 5 में 1 का अंतर है, 5 6 में 1 का अंतर है, तो 1/कॉमन डिफरेंस 1 आएगा। मान लो डिफरेंस 5 5 का होता तो हमें 1/5 लिखते, इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट 1/1 फर्स्ट टर्म, 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि आपका 2, माइनस 1/लास्ट नंबर, 1/फर्स्ट नंबर माइनस 1/लास्ट नंबर, लास्ट नंबर 1/9, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये आ जाएगा। अब 1/1 तो 1 ही होता है, तो यही हो गया प्यारे बच्चे। अब यहां -1/9 प्लस 1/9 कट गया, क्या बच गया? 1/2 बच गया, ये आंसर है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर है 7। यस, मैंने बोला सिंप्लीफिकेशन के जो है गुणा भाग वाले सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। जल्दी से करके बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? इसका वर्गमूल लेना है, ठीक है ना? हमें क्या करना है? इस संख्या का वर्गमूल लेना है। यही बात है, आप बोलोगे जी सर यही बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक्चुअली हम ना कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम करना पड़े सवाल। ध्यान से अगर आप एक क्वेश्चन देखोगे तो आपको ना 81 दिखाई दे रहा है, ऊपर 81 में आता है 9, 81 में 9 आता है, ऊपर 9 आ रहा है,
अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे 9 है ही नहीं, 64 2 की पावर 6 होता है, 625 5 की पावर 4 है, 11 का वर्ग है ये 121, यानी कि ये 81 में 9 आ रहा है, ये 9 नहीं कटेगा। आप कितना भी काट कूट लो मेरे प्यारे भाई, ऊपर 9 नीचे वाली संख्या में कहीं भी 9 नहीं है, नीचे नहीं कटेगा। यानी कि अंडर रूट वगैरह जब आप लोगे तो 9 बचेगा, तो आंसर 9 से कटने वाला आना चाहिए। दशमलव छोड़ो, दशमलव तो कहीं भी लग जाता है, संख्या पे भाग दो। 75 9 से नहीं कटता, 55 9 से नहीं कटता, 34 9 से नहीं कटता, 45 9 से कटता है। ये मेरा आंसर हो गया है। क्लियर है? दिस इज द बेस्ट मेथड। ऐसे ही करने होते हैं, कुछ सवाल होते हैं मेरे भाई ऐसे, सारे नहीं होते। सॉल्व करना है तो आप देखो दशमलव के बाद कितने अंक है टोटल। ऊपर देखो 3 अंक है, 3 और 3 6 या 1 7, 7 अंक है। नीचे देखो 2 2 4 और 1 5 अंक है। नीचे मेरे दोस्तों 5 अंक है। तो ऊपर दशमलव के बाद 7 अंक है और नीचे मेरे प्यार भी 5 अंक है। अब दशमलव हटा दो, आगे 81 गुणा 484 गुणा 25। मैंने ये देख लिया कि ऊपर दशमलव के बाद टोटल 7 अंक है और नीचे जो है दशमलव के बाद टोटल 4 2 6, अच्छा नीचे भी 7 अंक है, सॉरी 4 2 6 1 7, नीचे भी 7 अंक है। तो ऊपर भी दशमलव के बाद 7 अंक है, नीचे भी 7 अंक है, तो हटा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। 64 गुणा 625 गुणा 121, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। आप बोलोगे यस सर, और हमें लेना है इसका अंडर रूट। ठीक है, तो 121 से 484 4 बार चला जाएगा, 25 से 625 25 बार चला जाएगा, 4 से आपका 64 16 बार चला जाएगा। तो ऊपर 81 का अंडर रूट 9, नीचे 16 का अंडर रूट 4, 25 का 5, यानी कि 9/20 आ गया। 9/20 का मतलब है ना 45/100, 5 से गुणा कर देंगे ना, 45/100, 0.45 उत्तर हो गया। ठीक है ना, ऊपर भी डेसिमल के बाद 3 3 6 1 7 अंक है, नीचे भी 4 2 6 1 7 अंक है, कट जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां सवाल। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। अच्छा, इंग्लैंड को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। ठीक है, शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। ये यूपी वाले भाई तो क्रिकेट खेलते, सबको पता है। शुरुआत के 10 ओवर में जो एवरेज स्कोर रन रेट आ रहा है 6 था, यानी कि हर ओवर में 6 रन बन रहे हैं। लेकिन अगले 10 ओवर में ये बढ़कर 8.5 हो गया भैया। ठीक है जी, ओके, एवरेज स्कोरिंग रेट 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में गिर के फिर 5.5 पे आ गया, फिर अगले 10 ओवर में फिर बढ़ के 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है? देखो, कुल हमें 324 रन चाहिए, 324 रन चाहिए 48 ओवर में। ठीक है जी, इंग्लैंड को जीतने के लिए। अब पहले 10 ओवर में क्या एवरेज है? 6, तो टोटल कितने रन बने होंगे? 60। फिर अगले 10 ओवर में एवरेज 8.5 है, तो कितने रन बने होंगे मेरे भाई? 85। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? फिर अगले 10 ओवर में फिर से मेरे दोस्तों 5.5 है, तो कितने रन बने होंगे? एवरेज 5.5 है, 55 रन बने होंगे। फिर अगले 10 ओवर में फिर बढ़ के 7 पहुंच गया। एक ओवर में अगर 7 रन बने तो 10 ओवर में कितने बने होंगे? 70। यानी कि अब तक हमने टोटल 10 10 10 10 40 ओवर खेल लिए। 40 ओवर में कितने रन बने हैं आप जोड़ लो, आप जोड़ लो मेरे भाई। तो कितना आएगा? 60 और 70 130, यह आएगा प्यारे बच्चों 85 और 55 140, यानी कि कुल मिला के आ गया 270 रन, 270 रन। अब एक बात बताओ मेरे भाई, हमको कुल 324 रन चाहिए जीतने के लिए। 324 में से 270 रन बन गए, तो अभी हमें कितने रन बनाने? 54 रन और बनाने, 54 रन और बनाने हैं। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन अब कितने ओवर बचे? 48 ओवर में 324 रन चाहिए। 10 ओवर 10 ओवर 10 ओवर 10 ओवर 40 ओवर बीत गए, 48 में से 40 ओवर जो है खेल लिया, तो 8 ओवर बचे। तो अब आपको 54 रन बनाने हैं 8 ओवर में। तो अब आपका एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए? डिवाइड कर दो मेरे भाई 54 को 8 से, 8 6 48, कितना बचेगा? 48 6 54, 6/8 का, यानी कि 6/8 3/4 हो जाएगा, 0.75, 6.75 आपका एवरेज औसत रन चाहिए। बी ऑप्शन।
आसान सवाल है, सब बच्चे समझ भी पाए हैं, कर भी पाए हैं, आगे चलिएगा। 19 का कितना परसेंट 7.6 है? 19 बेस है, 19 का बेस है हमेशा। जो पूछा जाएगा वो ऊपर लिखा जाएगा। 7.6 कितना परसेंट है? 100 से गुणा करो बच्चों, परसेंटेज का साइन लगाओ, एक जीरो से दशमलव हटाओ, 19 चौक 76 यानी कि 40%। हालांकि आप इतने समझदार हो कि 19 चौक 76 डायरेक्ट 40% कर पाओ। आगे चलेंगे। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्या जानते हैं, जो एक से कटे या खुद से कटे। जैसे कि मेरे भाई 13, 13 या तो एक से कटता है 13 से, और कोई नंबर 13 को काटने वाला पैदा नहीं हुआ, तो अभाज्य संख्या है। 60 और 80 के बीच में कौन से मेरे दोस्तों यहां पर प्राइम नंबर हैं? एक तो आपका 61 हो गया, 67 हो गया, उसके बाद मेरे दोस्तों आपका 71 हो गया, 73 हो गया, और प्यारे दोस्तों 79 हो गया। ये अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान रखिएगा, 1 से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से लेके 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इनका औसत बताना है। देखिए औसत कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? औसत निकालते हैं कि आप ये 5 संख्या, पांचों संख्याओं को जोड़ लो और 5 से भाग कर दो। पांचों संख्याओं को जोड़ो, 5 से भाग कर दो। लेकिन एक और तरीका है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो आसान से। जैसे ये नंबर लगभग सारे 70 के करीब है, तो मैंने मान लिया कि माना इनका जो एवरेज है 70 है, इसे बोलते हैं डेविएशन मेथड। माना इनका एवरेज 70 है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। अब 70 सही थोड़ी ना कि होई, आप 70 की बजाय 71 मान लो, 72 मान लो, 73 मान लो, हर एक सा आंसर सही मान आएगा, कुछ भी मानो, है ना। आप इनके बीच में 61 79 के बीच में कोई भी नंबर मान लो, मैंने 70 मान लिया। 70 से कंपेयर करो मेरे भाई, ये 9 कम है, ये 70 से 3 कम है, ये 1 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, और ये 9 ज्यादा है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 70 से संख्या 70 से कंपेयर कर लिया मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर। अब आप इनको ऐड कर लो, ये -9 9 कट गया, -3 + 3 कट गया, ये बच गया +1, यानी कि डेविएशन आ गया 1 1 आ गया। कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या। केक कटेगा तो सब में बटेगा, इसे बोलते हैं डेविएशन। जो आखिर में बच जाता है डेविएशन है। इसको सभी संख्याओं में बांट दो, कुल 5 संख्या, 5 संख्या में डिवाइड कर दो। अब 1/5 क्या होता है? 1/5 होता है 0.2, 0.2, यानी कि 70 में 0.2 जोड़ेंगे 70.2, ये आपका औसत आ जाएगा। ले रे, पहला ऑप्शन ठीक है। मुझे लगता है आपको बात अच्छे से समझ में आई है। 11वां सवाल मैं टाइम लेके समझा रहा हूं बढ़िया से, आओ। 8 इनवर्स -9 इनवर्स की पावर -1 प्लस 4 इनवर्स -9 इनवर्स की पावर -1 का मान क्या है? ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। प्लस नहीं है मेरे भाई, ये टाइपिस्ट ने एक गड़बड़ करा, ये शायद डिवाइड है। प्लस में तो ये आएगा ही नहीं कभी, ये डिवाइड है। हाँ, ध्यान सुनेगा मेरे भाई। अगर किसी संख्या की पावर -1 है तो इसका मतलब है 1/a, ए इनवर्स आ जाएगा जी 1/, ये ध्यान रखिएगा। अब 8 इनवर्स यानी कि 1/8 -1/9, -1/9, इसकी होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 4 इनवर्स का मतलब 1/4, क्योंकि प्लस होता तो कट ही जाता ना। 9 की पावर -1 का मतलब 1/9, और इसकी होल पावर मेरे दोस्तों आ जाएगा ये -1। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब 1/8 में से 1/9 घटाएंगे तो 72, 72 ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 9 - 8 1, 1/72, 1/72 की पावर -1 डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा बेटा? 4 नाम 36 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा जी? ऊपर आएगा 9 एकम 9, 4 एकम 4, यानी कि 9 - 4 5/36, इसकी पावर -1। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे 1/72 की पावर -1 का मतलब पलट देंगे 72 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको भी पलट देंगे, पावर -1 का मतलब पलट दो। अगर मान लो किसी भिन्न की a/b की पावर -1 है तो इसका मतलब इसको पलट दीजिए b/a। ठीक है, अगर मान लीजिए पावर -n है तो ये b/a की पावर n, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा।
5/36 को पलट देंगे तो 36/5 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये पूरा ना ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ये डिवाइड, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, ये 72 डिवाइडेड बाई 36/5 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो मेरे दोस्तों 5/36 हो जाएगा। 36 दूनी 72 और 2 पंजे 10। मुझे लगता है ये ठीक है। 10 देखो ऑप्शन में मैच भी कर रहा, हाँ सही है, बिल्कुल सही चेंज किया मैंने। मैं देखते ही समझेगा कि प्लस है तो कट जाएगा, सवाल ही गलत है, फिर ये आगे आ जाएंगे। 12वां सवाल, दिव्या अपनी मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पे, 20% परिवहन पे खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपए बचे हैं। फाइनल बचत दी है। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन, मंथली सैलरी पूछिए। मंथली सैलरी मैंने मान ली उसकी मंथली इनकम आई है, ये मान लिया मैंने, निकालना है मंथली इनकम आई है। देखो ये सवाल बड़ा बढ़िया है, सक्सेसिव वाला है, देखो ध्यान सुनेगा। पहली लाइन पढ़ो, दिव्या अपने मंथली इनकम में 24% भोजन पे, 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करती है। तो कितना खर्च कर दिया? 24 + 15, 39% खर्च कर दिया ना। 39%, 24% भोजन पे, 15% बच्चों की शिक्षा पे। तो 100% में से 39% खर्च कर दिया, 100 में से 39 घटाओ तो बचा कितना? 61%। उसकी इनकम का 61% बचा, और 61% की फ्रैक्शन वैल्यू है 61/100। 61% को आप ऐसे लिख लो, 61/100 ये बचा। यानी कि अब उसकी जो है इतनी इनकम बची है, इतना पैसा बचा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। फिर आगे चलते हैं। फिर बोला है शेष वेतन में से जो बचा है उसमें से 25% उसने भोजन पे खर्च किया और 20% परिवहन पे खर्च किया। तो जो बची हुई वेतन है उसमें से 25% मनोरंजन पे, 20% परिवहन पे, यानी कि 25 + 20 45% खर्च किया। तो शेष वेतन में से 45% खर्च किया। हर चीज 100 है, 100 में से 45% खर्च किया तो बचा कितना? 55%। 55% बचा। तो मेरे भाई अब रिमेनिंग का 55% बचा। 55%, 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 55/100। हालांकि ये 5 से कट गया, 11/20। 55% का मतलब 11/20। ये पैसा बचा खर्च करने के बाद, और फाइनली उसके पास बचा कितना है? 10,736 रुपए बचा। मैंने इसको बराबर कर दिया। इसको आप बराबर कर दीजिए और यही आपका आंसर भी होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। काटकूट भी लेते हैं, 11×99 और ये 8, 11×7 77, 6×11 66, 61, 61 एकम 61 बचेगा मेरे प्यारे भी 6×3 366, 16 बार जाएगा। 16 बार कट गया तो इनकम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16 गुणा ये 20 गुणा 100, 2000, यानी कि 32,000 उसकी मंथली इनकम आएगी। भाई बहुत कमा रही है। ए ऑप्शन देख लो, दिव्या तो बहुत कमा रही है। हालांकि अगर आप पेपर क्लियर करके कुछ बन गए तो आप तो महीने का 50,000 कमाओगे। चलिए सवाल नंबर 13, क्या उत्तर है इस क्वेश्चन का? भाई साहब ये बहुत वायरल सवाल है। भारत में कोई ऐसा सरकारी एग्जाम नहीं, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, जिसमें सवाल लाया हो सेम टू सेम। सारा खेल ही दशमलव का है। देखिए दशमलव बड़ी प्यारी चीज है। दशमलव ऊपर और नीचे होता है। जहां दशमलव कम होता है, जिधर पलड़ा कम होता है मेरे भाई, उधर जीरो बढ़ जाती हैं। अब जैसे ऊपर नीचे आप देखो तो सेम संख्या लिखी हुई है, ऊपर भी स्क्वायर चल रहा है, नीचे भी स्क्वायर चल रहा है। ऊपर भी वर्ग है, नीचे भी वर्ग है, संख्या सेम है। बस यहां क्या है? 0.05, नीचे है 0.005, यानी कि ऊपर 1 दशमलव कम है। यहां देखेंगे 0.041, ये 0.41, ऊपर 1 दशमलव कम है। नीचे देखेंगे 0.0073, ऊपर 0.073, ऊपर 1 दशमलव कम है। यानी कि ऊपर 1 दशमलव कम है हर टर्म में, तो क्या आएगा बेटा? 10 आएगा। ऊपर 1 दशमलव कम है, एक जीरो बढ़ेगी, 10 आएगा। लेकिन हर जगह स्क्वायर चल रहा है, हर जगह स्क्वायर चल रहा है, तो आंसर भी 10 का स्क्वायर आएगा। आंसर भी 10 का स्क्वायर आएगा, 100। पूरी दुनिया में इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका नहीं है। आगे चलेंगे। दर्शन ने 1200 अधिकतम अंक वाली प्रारंभिक परीक्षा में 85%,
और 800 अधिकतम अंक वाली मुख्य परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए। रिजल्ट को दोनों एग्जाम के कंबाइंड परसेंटेज पर बनाया जाए तो उसकी कंबाइंड परसेंटेज क्या होगी? देखो, इस सवाल का डाटा तो बहुत इजी है, आप बेसिक से कर सकते हो कि भाई उसके प्री में कितने नंबर आए, मेंस में कितने नंबर आए, फिर टोटल में कितने नंबर आए। लेकिन अगर सवाल का डाटा मुश्किल हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे फिर हम इस सवाल को करेंगे कैसे? इस सवाल को करेंगे हम डेविएशन मेथड से। देखिए, दर्शन ने 2 पेपर दिए, प्री का और मेंस का। ये आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, प्री और मेंस। प्री का जो पेपर है 1200 नंबर का है, मेंस का अधिकतम पेपर 800 नंबर का, यही ना, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो इनकी अधिकतम मार्क्स का अनुपात कितना है? 1200 और 800। किससे कट रहा है? 400 से। प्री का पेपर 400 तिया 1200, 400 दूनी 800। ठीक है, प्री और मेंस के जो पेपर है उनके अधिकतम मार्क्स 3-2 के अनुपात में है। अब प्री में कितने नंबर आए उसके? 85%। ठीक है, मेंस में आए हैं 70%। पूछा है दोनों एग्जाम में मिलाकर कंबाइंड परसेंटेज प्री प्लस मेंस में, प्री प्लस मींस में कंबाइंड परसेंटेज क्या है? प्री प्लस मींस, जहां बीच में प्लस आता है ऐसे दुनिया के हर सवाल में मेथड लग जाता है। प्री में 85% आए। देखो 85% को बच्चों आप लोग ऐसे लिख लो 70% प्लस 15%। आप लोग ऐसे लिख लीजिए। प्यारे भाई ध्यान से देखो, उसके प्री में भी 70% है, मेंस में भी 70% है, तो 70% नंबर तो आने ही आने हैं। 70% तो ला ही रहा है लड़का हमारा। लेकिन प्री में 3 का 15% ज्यादा है। प्री में 3 का 15%, 15 तिया 45% ज्यादा है। ये केक कटेगा तो सब में बटेगा, सभी में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने? प्री प्लस मेंस के 3 और 2 5। प्री और मेंस के टोटल कितने? 3 2 5, 5 में डिवाइड हो जाएगा। 5 से 45 9 बार जाएगा, तो आएगा 79% आंसर है कंबाइंड परसेंटेज। ऐसे ब्रेक करके कर लेते हैं। चलिए, देसी घी की खपत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। प्राइस जो है देसी घी का 25% बढ़ गया। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े, जिससे कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे? ये अंक गणित का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। मुझे यहां पे खर्चा सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है। अब देसी घी का जो प्राइस है, बिल्कुल बेसिक बता दे रहा हूं, पी मतलब प्राइस, प्राइस मतलब कीमत। प्राइस कितना बढ़ गया? 25%, 1/4। 25% होता है बच्चों 1/4। प्राइस 1/4 बढ़ गया, यानी कि पहले प्राइस 4 था देसी घी का, अब 5 हो गया। देखो हमें खर्चा सेम रखना है तो खपत का अनुपात उल्टा होगा। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम रखनी है तो दोनों संख्याओं का रेशियो उल्टा होता है। अगर प्राइस 4 से 5 हुआ है तो खपत को घटा के 5 से 4 करना पड़ेगा। यानी कि पहले 5 किलो घी खा रहे थे तो अब 4 किलो का आना पड़ेगा। कितनी खपत कम करनी पड़ेगी? 1/5। 1/5 होता है परसेंटेज में 20%। 20% खपत कम करनी पड़ेगी। आंसर बी ऑप्शन है। बिल्कुल सरल सवाल। आइए, निम्नलिखित में से इस गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा है? देखो प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट आपको बताना है ना, 1। यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन में केवल आप यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। ये 1 आ रहा है, 1 की कितनी भी पावर चढ़ाते रहो 1 ही आएगा। देखो 1 5 6 और 0 0 1 5 6 की कितनी भी पावर चढ़ाओ यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अब 5 है, 5 की कितनी भी पावर कर लो इस कैलकुलेशन का, 625 की पावर 317 का यूनिट डिजिट 5 ही आएगा मेरे भाई, 5 ही आएगा इनटू। अब 6374 है, 4 की पावर यहां पे देखो, एक बार बताऊं, कोई संख्या है मान लो जिसका यूनिट डिजिट 4 है, अगर आप 4 की पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों आपका क्या आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर आप 4 की पावर कोई सम संख्या करते हैं, सम संख्या, तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। अब यहां पे 4 की पावर एक विषम संख्या है 1793, ये नहीं कट रहा 2 से, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो यानी कि 5 चौक 20 एकम 20 यानी कि 0।
जीरो आएगा, तो इसका इकाई अंक शून्य आएगा। ए ऑप्शन आंसर है। हालांकि इस सवाल में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 की अगर ऑड नंबर में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। 5 की इवन नंबर में 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, किसी भी इवन नंबर में गुणा करेंगे इकाई अंक जीरो आएगा। ये 5 है, ये इवन नंबर है बेटा 4 से कटने वाला, इसमें गुणा करेंगे तो इकाई अंक पे जीरो ही आएगा। खेल खत्म। आगे आइए। द एवरेज, 5 संख्याएं दी हैं, इनका औसत क्या है? देखो संख्या काफी दूर दूर है, औसत बताना है, कुछ मत करो, इन संख्याओं को जोड़ो, सभी संख्याओं को जोड़ो, क्योंकि औसत का कंसेप्ट क्या है? सभी संख्याओं का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। जोड़ दीजिए मेरे भाई, 125 प्लस 45 170, 170 प्लस 120 290, 290 और 102 392, 392 और 308 यानी कि 700। ऐसे जोड़ता हूं मैं, 700 में कितनी संख्या बटे 5 है? 140 आ जाएगा, 140 इसका आंसर है। आगे चलिएगा। एक्स के किस मान के लिए कथन सही है? एक्स के किस मान के लिए ये कथन सही है? देखो ये एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर राइट साइड में चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा बच्चे, इधर गुणा हो जाएगी 21 गुणा 189। देखो 189 भी 21 से कटता है, 189 भी 21 से कटता है, 21 निम्मा 189, तो 189 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे दोनों तरफ से वर्गमूल लेना है, तो मैं देखती समझ गया कि 21 गुणा 21, 2 बार 21 की गुणा हो रही है, इसका अंडर रूट 21 आ जाएगा, ये बचा 9, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 21 या 63। ठीक है, हालांकि कुछ भी नहीं करना, इतनी सिंपल बात है कि दिमाग में ही हो जाएगा। 19वां सवाल, ये बताइए बच्चे, 81 की पावर -1। देखो मैं आपको एक चीज, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर आप x की पावर m की होल पावर n करते हैं तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है जी, ये बात आप समझिएगा। मल्टीप्लाई में जो पावर है वो जुड़ जाती है, x की पावर m गुणा x की पावर n, तो ये जुड़ जाएगा x की पावर m प्लस n। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मान लो अगर किसी संख्या का आप यहां पे nth रूट लगा हुआ, nth रूट, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। ये बहुत बेसिक से कंसेप्ट है, सब बच्चों ने लिख लिया, कॉपी में लिखते चलो साथ साथ। अब यहां 81, 81 क्या होता है? 81 होता है मेरे प्यारे भाई 3 तिया 9 तिया 27 81, 3 की पावर 4, तो 81 जो आ गया आपका 3 की पावर 4 हो गया। अब उसकी पावर -1 करेंगे होल पावर, तो पावर की आपस में गुणा होगी। देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से, 4 की पावर -1 में 3 की पावर -4 गुणा 3 की पावर -5 गुणा 3 की पावर 9 इंटू, अब आप ये देखिए ये क्या है बच्चे, 64 की पावर 5/6। 64 क्या होता है? 64 होता है खुद 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64, और उसकी पावर 5/6। तो पावर की आपस में गुणा होगी, तो 6 गुणा 5/6 से 6 कट जाएगा, 2 की पावर 5 आ गया, इंटू ये बताओ ये क्या है बच्चे? ये 3 का क्यूब रूट है, 3 का क्यूब रूट यानी कि 3 की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 6 है, तो पावर की आपस में गुणा होगी, है ना, 1/3 गुणा 6, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। क्लियर है भाई? हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सवाल कराया पागलों की तरह निकल गए। देखो ये सेम बेस है, यहां पे सेम बेस है ना, अगर सेम बेस है एक्स एक्स तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, 4 5 9, 3 की पावर 9 और 3 की पावर -9, यानी कि 3 की पावर 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो 1 आएगा। 2 की पावर 5 32 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 32 गुणा 9 आ जाएगा मेरे भाई 288। तो ये आंसर है बी ऑप्शन। दी गई भिन्नों में कौन सी सबसे बड़ी है? लिख लीजिए मेरे भाई, एक सवाल कंफर्म है बड़ी छोटी भिन्न बताने का किसी ना किसी शिफ्ट में आपके पेपर में, और बहुत बड़ा नहीं आएगा। एक बात ध्यान सुनेगा, ऐसे 4 भिन्न दे रखी हैं, 1 2 3 4, इनमें कौन सी सबसे बड़ी है? हालांकि सारी भिन्न एक से छोटी है, क्योंकि हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। तो ऐसे सवालों को करने के 2 रास्ते होते। एक रास्ता यह है कि आप हर एक को डिवाइड करके देख लो, 4 को 9 से भाग दे लो, 5 को 7 से, 11 को 13 से,
और फिर आप बता दो कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। देखो ये बहुत बड़ी बड़ी भिन्न नहीं है ना, उस पे आएगा। दूसरा रास्ता भी है, जैसे 4/9 और 5/7। मुझे ये बताना है कि इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा करो। 7 चौक 28 और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45। अब बताओ 28 बड़ा कि 45? आप कहोगे सर 45 बड़ा। 45 बड़ा है, यानी कि जिस तरफ मुंह बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, 5/7 बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये भिन्न छोटी है। अब इन दोनों में देख लो, ये 13 पंजे 65, 11 सत्ते 77। अब 65 बड़ा है कि 77 बड़ा? 77 बड़ा, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। इसको हटाओ, इन दोनों में देख लो, इनके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 17 गुणा 11 187 जी। 13 गुणा 13 क्या आ जाएगा? 169। तो आप बताओ कौन बड़ा? ये नंबर बड़ा है, यानी कि इन दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा? 13/17 छोटा हो जाएगा, तो 11/13 सबसे बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को आंखों ही आंखों में निपटा सकते हो। आगे आ जाइए। यस, ये सवाल है प्यारे दोस्तों आपके सामने। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिएगा, मुझे इसमें सॉल्व करना है। मैं पहली दशमलव हटा लेता हूं। यहां दशमलव के बाद 4 और 2 6 अंक है, दशमलव के बाद 4 और 1 5 अंक है, यानी कि नीचे 1 दशमलव कम है, नीचे 1 डेसिमल कम है। 203 गुणा 292, दशमलव पशमलव सब हटा दो, नीचे आएगा मेरे भाई 73 गुणा 7। 73 गुणा 7, समझ जाइए कि नीचे 1 दशमलव कम है, क्योंकि ऊपर 5 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल है। नीचे 4 दशमलव है मेरे भाई, तो नीचे दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगी, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगी। ये करना है मुझे। देखो 73 से मेरे दोस्तों ये 4 बार आपका चला जाएगा। ठीक है, 7 से मेरे दोस्तों 7 दूनी 14 और 6 7 राम 63, 29 बार चला जाएगा। तो 29 चौका 116/10, यानी कि 11.6 आएगा इस सवाल का आंसर। ये तो है ही नहीं यार। 73 से 4 बार जाएगा, 7 से 203 29 बार जाएगा। ठीक किया ना हमने? उनतीस चौके 116/11.6। सवाल के ऑप्शन गलत हैं, सवाल के ऑप्शन गलत है, यही आंसर होगा। आगे चलते हैं। 4 साल पहले देव और दिनेश की औसत उम्र 20 साल थी। आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत उम्र 25 साल है। 7 साल बाद चिंतन की एज क्या होगी? मेरे भाई एक बार बताओ, 4 साल पहले दो लोग हैं, देव और दिनेश, उनकी एवरेज 20 साल है। 4 साल पहले एवरेज 20 है, तो 4 साल पहले अगर एवरेज 20 साल है, तो अब उनकी एज कितनी? अब उनकी एवरेज क्या आ जाएगी? 24 साल हो जाएगा अब एवरेज। यानी कि अगर अब मैं देव और दिनेश इनकी एवरेज निकालूं, तो इनकी एवरेज 24 साल है, तो दोनों की टोटल एज क्या आएगी? 48 साल। भाई दो लोगों का एवरेज 24 है, तो टोटल एज कितनी आएगी? 48 साल। आज देव, दिनेश और चिंतन की एवरेज एज 25 है। देव, दिनेश के ऊपर मैं ऐसे डैश लगा दे रहा हूं, और चिंतन, इनका एवरेज 25, 3 लोगों का एवरेज 25 है, तो टोटल एज क्या आएगी? 25 को 3 से गुणा करो, 75। जैसे चिंतन की एज कितनी आ जाएगी? घटा दो इसमें से, ये घटा दो, 75 में से 48 घटा दो मेरे भाई, दूसरी में से पहली वाली इक्वेशन घटा दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे भाई। क्या बचेगा? 75 माइनस 48, 27 आ गया, 27। ये चिंतन की प्रेजेंट एज आ गई। पूछा 7 साल बाद, 7 साल बाद चिंतन की एज 7 बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी 34 साल। ये आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? इसको आपको सॉल्व करना है। देखो फटाफट से शुरू करते हैं। डेसिमल के बाद 1 2 3 एक 4 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है मेरे भाई? 2 2 4 एक 5 डिजिट है। तो ऊपर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, नीचे 5 डिजिट है, तो आप डेसिमल हटाओ। अगर डेसिमल हटाओगे तो ऊपर एक डेसिमल कम है, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 24 गुणा 72 गुणा 450, और नीचे आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 15 गुणा 6 गुणा 9। क्या मेरी बात को समझे? और ये आ जाएगा प्लस का 3। किसी को कोई समस्या? ठीक है जी। तो यहां पे आपको डेसिमल जो है ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर एक डेसिमल कम है। अब देखो दोस्तों क्या जाएगा? 9 से आपका पूरा पूरे 50 बार चला जाएगा, आप बोलोगे यस सर। 6 से आपका 24 4 बार चला जाएगा,
ठीक है, 5 से 10 बार, ये 5 तिया 15 और 3 से 72 24 बार, तो 24 चौका 96 दुसाम 960, 960 हो गया, 960 प्लस 3 बराबर 963 आंसर है, बात खत्म। आगे चलेंगे। 13 रिजल्ट का एवरेज 68 है, जिसमें पहली 7 संख्याओं का एवरेज 63 है, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज 70 है। सातवीं संख्या क्या है, सेवंथ नंबर क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से भी आ सकता है, स्पेशल सवाल है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। आपके पास टोटल 13 नंबर है, 13 नंबर है, 13 नंबर का एवरेज कितना है? 68 एवरेज है, 68। 13 नंबर में से जो हमारी पहली 7 संख्याएं, पहली 7, उनका जो एवरेज है वो 63 है, और जो लास्ट की 7 संख्याएं हैं उनका एवरेज 70 है, लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज 70 है, ये ना। तो आपसे पूछा है यहां पर सातवीं संख्या क्या है, ये ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है। मान लो 13 संख्याएं, टोटल 13 नंबर हैं आपके पास, आपको पहली 7 का एवरेज दिया है, लास्ट की 7 का एवरेज दिया है, तो 7 और 7 तो 14 होता है, 7 7 14 होता है, लेकिन संख्याएं तो कुल 13 ही हैं। यानी कि जो सातवां नंबर है, जो सातवां नंबर है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये फर्स्ट 7 में भी काउंट हो रहा है, ये लास्ट की 7 संख्याओं में भी काउंट हो रहा है। तो ये टाइप पहचानना कि ये रिपीटेशन वाला सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे करिएगा? ये 13 संख्याओं का एवरेज 68 है, सभी संख्याओं का एवरेज 68 है, मैंने मान लिया कि सातवीं संख्या भी 68 है, यही मान लिया मैंने। अब 68 से कंपेयर करो मेरे भाई, 63 कितना कम है? 5 कम है। तो पहली 7 संख्याओं का जो एवरेज है 5 कम है, 7 गुणा 5। लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज 70 है मेरे भाई, तो 68 से 70 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो लास्ट की 7 संख्याओं का एवरेज 2 ज्यादा ही आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, तो 68 माइनस का 35 प्लस का 14 यानी कि माइनस का 21 आ जाएगा, यह आ जाएगा आंसर 47 एज इट इज। 47 ए ऑप्शन आपका आंसर है, खेल खत्म। आइए सवाल नंबर 25, ये आपको बनाना है, बहुत सिंपल सी बात है। 8 से कट रहा है, पहले 8 से काटो, 8 नाम 72, 8 सत्ते 56। क्वेश्चन मार्क मुझे निकालना है, क्वेश्चन मार्क है, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर, यहां देखेंगे 9 का स्क्वायर 81 और नीचे 7 का स्क्वायर 49, 49 से 196 कट जाएगा भैया, 4 बार 49 चौक 196, इस 4 की 81 में गुणा हो जाएगी, यानी कि 324। 324 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं करता है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ 11 इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ ऑड नंबर? देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए, चारों विकल्प विषम संख्याओं से बन रहे हैं, विषम संख्याओं को कुछ जोड़ के लिखा गया है। तो बोला है कौन सा विकल्प ऐसा है जो 11 के स्क्वायर को यानी कि 121 नहीं आएगा? 121 कौन सा विकल्प नहीं आएगा? तो भाई ये तो मुझे जोड़ के ही देखना पड़ेगा। अब प्यारे दोस्तों लॉजिक सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा जोड़ना शुरू करो, मैं तो आपको बढ़िया तरीका बताऊंगा। आप जो पहले और आखिरी को जोड़ो, 27 1 28, 25 3 28, 23 5 28 और 17 7 मेरे दोस्तों देखो 28 28 28 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया ना, 84। उसके बाद 17 13 30 30 7 37, 84 प्लस 37 121 हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल 121 बन रहा है। दूसरा ले लेते हैं, 1 और 21 22 हो गया, 3 19 22 हो गया, 5 17 22 हो गया, 7 15 22 हो गया, 9 13 22 हो गया। तो 22 कितनी बार आ गया? 5 बार। 22 22 22 5 बार आ गया, 22 पंजे 110 और ये बीच में 11 आ गया, यानी कि ये भी 121 बन रहा है। यानी कि अब इन दोनों में से एक आंसर होगा मेरे भाई, ए बी में। पहले ये आसान वाला कर लेते हैं मेरे दोस्तों ना, ये वाला कर लेते हैं। 27 3 30, 19 7 26, 17 9 26, 11 15 26,
अच्छा, तो 26 26 26 3 बार आ गया 78, 27 3 30 आ गया 30 और 13 आ गया 43, 78 प्लस 43 आ गया मेरे भाई, ये भी 121 आ गया, यानी कि ये भी 11 का वर्ग बन रहा है। यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर जब 3 ऑप्शन सही हो गए तो चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। देखो ये वाला जो चीज बनना है ये है 3 और 27 30, बाकी देखो 7 19 26 9 17 26 11 15 26 26 26 3 बार आ गया 26 26 26 3 बार 78, ये बीच में 13 बच गया, तो 30 13 जो है मैंने 43 लिख लिया, जोड़ के आगे 121। तो सब 11 का वर्ग बनना है, यानी किसी ऑप्शन नहीं बनेगा जब 3 ऑप्शन बनेंगे। अच्छा सवाल है यार ये। चलो, शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है, लेकिन प्रवास के कारण, माइग्रेशन के कारण इसमें प्रतिवर्ष 1/2% की कमी होती है। 3 साल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त। क्या आप, ये परसेंटेज चैप्टर का सवाल है, प्रतिशत का, ध्यान सुनेगा। एक शहर की जनसंख्या हर साल 4% बढ़ती है, शहर की आबादी हर साल 4% बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग बेचारे शहर से मेरे प्यार भी विदेश चले जाते हैं, तो हर साल जनसंख्या 1/2% कम हो जाते। 1/2 का मतलब 0.5%, 0.5% मेरे प्यारे भाई, हर साल जनसंख्या कम हो जाती। तो जनसंख्या क्या हो रही है? 4% बढ़ रही है, 0.5% कम हो रही है, यानी कि इस हिसाब से एक साल में जनसंख्या केवल 3.5% ही बढ़ी। इस हिसाब से जनसंख्या एक साल में बच्चों केवल 3.5% ही बढ़ी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 3 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? वो बढ़ेगी 3.5%, 3.5%, 3.5% की क्रमागत वृद्धि होगी। 3.5, 3.5, 3.5 की क्रमागत वृद्धि होगी मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ इसका नेट परसेंटेज वृद्धि क्या आएगा, नेट परसेंटेज इंक्रीज क्या आएगा मेरे दोस्तों? देखो भाई, वैसे अगर 3.5, 3.5, 3.5 का नेट परसेंटेज वृद्धि निकालना है तो पहले देखते हैं ऑप्शन। 3.5, 3.5, 3.5, 10, 10.5 से ज्यादा आएगा, 10.5 से ज्यादा ही आएगा मेरे भाई। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही करेक्ट है। एक बार बताऊं, नहीं कंसेप्ट आता तो लिख लेना। अगर किसी संख्या को x%, y% और z%, अगर किसी संख्या को x, y और z% से 3 बार लगातार बढ़ाया जाए तो संख्या में जो नेट चेंज आता है वो ये है, x प्लस वाई प्लस जेड। लिख लो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आया भी है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज, 10,000%। ये है भैया। अगर किसी संख्या को या किसी आबादी को पहले x% चेंज किया जाए, फिर y%, फिर z%, तो कुल जो चेंज होगा इस फॉर्मूले से निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। यहां देखो हर साल सेम है, 3.5, 3.5, 3.5, तो सेम। पहले तीनों को जोड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, ये कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। प्लस फिर दो दो की गुणा करेंगे, जैसे 3.5 गुणा 3.5 कितना आ जाएगा? 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 12.25। इनकी गुणा करेंगे 12.25, इनकी गुणा करेंगे 12.25, तो 12.25 आएगा 3 बार, यानी कि आ जाएगा मेरे भाई ये लगभग लगभग 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा भाई, लगभग 36, ये 36 आएगा बेटा। इसको भाग करेंगे किससे? 100 से। इसको 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करने का मतलब 0.36। फिर तीनों की गुणा करेंगे, 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5, तीनों की गुणा करेंगे, फिर 10,000 से भाग देंगे। हालांकि ये वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी, अगर मैं इन तीनों की गुणा करूंगा 10,000 से भाग दूंगा, क्योंकि 3 3 होते हैं 27, 27 को 10,000 से भाग दूंगा तो बहुत छोटा नंबर आएगा, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं, डेसिमल में बहुत छोटा। तो ये आपका आंसर आएगा लगभग 10.86% के करीब आएगा आपका आंसर। ठीक है, जो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन पेपर में ये नहीं करना है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, 10.5 से ज्यादा ही होगा, वो एक ही विकल्प था, पेपर में पूरा नहीं करना होता है।
ठीक है, मैंने आपको समझा दी बात, आगे चलेंगे। टीवी सेट की कीमत 30% कम करने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। दुकानदार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, ये भी प्रतिशत चैप्टर का है। देखिए बच्चे, एक दुकानदार टीवी बेचता है, अगर टीवी की कीमत कम कर देता है तो बिक्री 20% बढ़ जाती है। आप मुझे बताओ, हमारा जो दुकानदार है वो पैसा कैसे कमाएगा, रेवेन्यू कैसे कमाएगा? तो वो होता है मेरे दोस्तों प्राइस गुणा सेल, प्राइस गुणा सेल, सेल रेवेन्यू। नहीं समझे होंगे, मान लो आपका एक दुकानदार टीवी बेचता है, मान लीजिए एक टीवी 20,000 रुपए का बेचता है, एक टीवी का प्राइस है 20,000 रुपए। दुकानदार ने 3 टीवी बेचे, 3 टीवी की सेल करी, तो कितना पैसा कमाएगा दुकानदार, कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितना गल्ले में आएगा उसके? 20 या 60,000 रुपए आएगा। ठीक है, अब इस सवाल में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों कि टीवी सेट की कीमत तो 30% कम हो जाती है, टीवी सस्ता हो गया तो बिक्री उसकी बढ़ गई, बिक्री जो है 20% बढ़ जाती है, यह बोला गया है। तो पूछा है बताओ उसके राजस्व पर, दुकानदार की कमाई पर, रेवेन्यू राजस्व का मतलब कमाई बेसिकली, क्या प्रभाव पड़ेगा? यह सवाल है प्यारे दोस्त। अब यहां बीच में मेरे भाई ये मल्टीप्लाई है, सीधी सीधी गुणा, मल्टीप्लाई है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर बीच में गुणा है तो ये सक्सेसिव का फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला होता है? अगर किसी संख्या को x% और y% से चेंज किया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये वाला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ये फॉर्मूला है। ठीक है, 3 बार का फॉर्मूला, 3 बार चेंज किया जाए तो ये फॉर्मूला है, 2 बार तो ये। ठीक है भाई, यहां देखिए बीच में गुणा, यानी कि ये फॉर्मूला लग जाएगा। रेवेन्यू में कितना फर्क पड़ेगा? देखो, अगर हम घटाते हैं, प्राइस कम करते हैं तो माइनस, बढ़ाते हैं तो प्लस, तो -30 प्लस 20, -30 गुणा 20 बटे 100, है ना। x की जगह -30 रख दो, y की जगह आप लोग 20 रख दो, ये आंसर आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये -30 प्लस 20 -10, -10 और 6 -16%, तो -16% आ गया। यानी कि अगर फाइनल आंसर निगेटिव आए, निगेटिव का मतलब है घट जाना, कम हो जाना, तो 16% उसकी कमाई घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये उत्तर है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30। ये बताइए, देखिए ऐसे सवाल हम आपको करना सिखा ही चुके हैं। अच्छा, पावर में ही बताना है यहां पे, तो 3 और 5 की पावर में 9 क्या है भाई? 9 है 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर की भी पावर -2 है तो 3 की पावर -4, गुणा ये क्या है? 3 की पावर 5, गुणा है भी 5 है, पावर की गुणा हो जाएगी -2 और -2 तिया -6। नीचे क्या आएगा प्यारे बच्चों? 3 की पावर -3 की 4 में गुणा हो जाएगी, 3 की पावर -12 इंटू 5 की पावर 4। क्लियर है? ये अपन को सॉल्व करना है, ध्यान सुनेगा। अगर मेरे भाई बेस सेम है तो गुणा में पावर तो ऐड होंगी, लेकिन डिवाइड में पावर घट जाते, गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, डिवाइड में पावर घट जाती हैं। अब दोस्तों ये बताइए कि सबसे पहले ये 3 वाली चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3 वाली चीज को, क्योंकि 3 यहां पर ऊपर है। तो क्या आ जाएगा बच्चे? 3 की पावर -4 और 5, 3 की पावर -1 हो जाएगा, सॉरी 3 की पावर 1 हो जाएगा, 1। ठीक है जी, 3 की पावर -4, 3 की पावर -4 प्लस 5, 3 की पावर 1 हो गया। ये नीचे 3 की पावर -12 है तो ये ऊपर चला जाएगा 3 की पावर 12। तो बेसिकली गुणा में पावर जुड़ जाएंगे तो 12 13, तो 3 की पावर तो 13 आएगा, 3 की पावर आएगा 13, 3 की पावर 13 यहां नहीं है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है, ये 3 की पावर इन दोनों में से आंसर है। गुणा 5 की पावर क्या आएगा? गुणा में पावर घट जाते, 5 की पावर -6 है और नीचे 4 है तो 5 की पावर हो जाएगा -10। ठीक है, -6 में से 4 घटाएंगे तो -10। ये 5 की पावर -10 गुणा में है, गुणा में, ये बटे में नहीं है।
अगर 5 की पावर -10 को नीचे ले आएंगे तो बटे में चला जाएगा, 3 की पावर 13 बटे 5 की पावर 10, ये आंसर है। अच्छा सवाल हो गया, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है? देखो दोस्तों, यहां प्लस दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप ये मल्टीप्लाई करो, गुणा में मेरे दोस्तों गुणा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 गुणा 16 प्लस, ये देखिए बच्चे यहां भी गुणा में गुणा करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 27 गुणा 14। ये निहायत ही आसान सवाल है, केवल कंफ्यूज किया गया है। यहां से 27 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 16 + 14 यानी कि 30 बचेगा, और 27 गुणा 30 स्टूडेंट 810 आ जाएगा। 810 इसका आंसर है जी भाई। सवाल नंबर 32 करके बताइए मेरे दोस्त। 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.008 इंटू 0.2 की पावर 6 बराबर 0.2 की पावर y है। तो आपको y ज्ञात करना है कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। सारा खेल यहां पे पावर का है, y की पावर का ही सारा खेल है। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर क्या है भाई? ये नंबर है 2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.2 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, यानी कि 0.2 की पावर 0.2 की पावर 4 हो गया। अब डिवाइड है, ये डिवाइड क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, 0.008 यानी कि 0.2 का क्यूब हो गया, 0.2 का क्यूब इंटू ये हो गया जी 0.2 की पावर 6। अब यहां पे बोर्ड मास के नियम से हिसाब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 0.2 का क्यूब हो गया। तो डिवाइड के बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड सॉल्व होगा। सेम बेस है मेरे प्यारे भाई, सेम ही बेस है। अब अगर डिवाइड है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो क्या आ जाएगा भैया, 0.2 की पावर 4 को 0.2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 की पावर 1 आएगा, इंटू 0.2 की पावर 6। अब गुणा में पावर जुड़ जाएंगे तो 0.2 की पावर ये हो जाएगा 7, जबकि सवाल कह रहा है कि 0.2 की पावर तो y है, यानी कि y की जगह ही आपका 7 लिखा हुआ है, तो आंसर 7 हो जाएगा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर 385 है। तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, 1 से लेके 10 के स्क्वायर को ऐड किया गया है, ये है यहां पर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। देखो ये 3 6 9 ये सब 3 से कट रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहां स्क्वायर भी चल रहा है, तो मैं क्या पूरे में से 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं? इस पूरी संख्या में से हम 3 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आसान हो जाएगा भाई। 3 का स्क्वायर कॉमन चलाएगा, 3 एकम 3, 1 का वर्ग। 6 में से 3 कॉमन चलाएगा, 3 दूनी 6, 2 का वर्ग। 9 में से 3 कॉमन चला गया है ना, 3 का वर्ग। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 3 का वर्ग कॉमन लेंगे, 3 दो साम 10 का वर्ग हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। अभी 3 का स्क्वायर 9 है, मल्टीप्लाई। एग्जामिनर कितना दयालु है कि ये चीज आपको दी है, क्लियर है, ये चीज आपको दी है दोस्तों। यहां 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक 385, ये आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो 9 पंजे 45, एंड में 5 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। और 9 तिया 27, 2700 से बड़ा उत्तर होगा, ये उत्तर है बच्चे, ठीक है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ओके जी, देखो यहां पर है 13/16, 7/8, 31/40 और 63/80। हालांकि ये थोड़ी मुझे बड़ी बड़ी भिन्न दिखाई दे रही है प्यारे दोस्त, ये थोड़ी बड़ी बड़ी फ्रैक्शन दिखाई दे रही हैं। आप यहां भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अब ये देखो, ये दूसरे वैरायटी का, दूसरे टाइप का सवाल आ गया भिन्न बड़ा छोटा बताने का। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, मेथड नंबर 2। जैसे यहां इस संख्याओं को देखो, 16 8 40 और 80, 16 8 40 और 80, ये जो सब संख्याएं हैं मेरे भाई, ये एक ही फैमिली की हैं। 16 8 40 80, इनका एलसीएम होता है 80।
ये सब संख्या 80 से डिवाइड होती हैं। तो आप इन सब का मेरे भाई जो हर है उसको सेम बना लो। जैसे 16 है, 16 को 80 बनाना है तो हमें ऊपर नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अब जैसे 8 है, 8 को 80 बनाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करनी होगी, एक जीरो चिपका दो। 40 को 80 बनाना है तो ऊपर नीचे मेरे प्यार भी यहां पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, ये ऑलरेडी 80 है। यानी कि अब इन सभी भिन्न के नीचे 80 बन गया, सभी के नीचे 80 बन गया सेम, चारों भिन्नों के नीचे। अब जिसके ऊपर बड़ी संख्या हो गई वो संख्या बड़ी, और जिसके ऊपर छोटी संख्या होगी वो संख्या छोटी। देखो कितना आसान है। तो ये आ गया 13 पंजे 65, ये आ गया 70, ये आ गया 62, ये आ गया 63। तो सबसे बड़ा नंबर 70 ये दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर, यानी कि यही सबसे बड़ा हो जाएगा सेकंड वाला, कि 65, 70, 62, 63 में 70 सबसे बड़ा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी। हाँ, सबसे छोटा पूछेगा तो 65, 70, 62, 63 में ये 62 सबसे छोटा है, यानी कि 31/40 ही स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी ये वाली। ठीक है, समझ में मजा आया सवाल करके? आगे चलेंगे। ओके बच्चों, ये करना है, इसका अंडर रूट आपको वर्गमूल निकालना है मेरे भाई। देखो दोस्त, दशमलव के बाद 4 अंक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका वर्गमूल निकालो 122409। कैसे निकालते हैं, क्या आपको आता है निकालना प्यारे बच्चे? ध्यान से सुनेगा। अब एंड में 9 आ रहा है, 9 या तो 3 का स्क्वायर करने पर आएगा या 7 का स्क्वायर करने पर आएगा। एंड में 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 में 9। लास्ट के 2 डिजिट हटाओ, 1204, 1204 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग कितना है? 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 34 का वर्ग है बेटा। 1204 से जस्ट छोटा 34 का वर्ग है 1156, यानी कि या तो 343 आएगा या 347 आएगा, इन दोनों में से एक होगा। देखो इन दोनों नंबर का बेस है 350, ये 350 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 एंड में 09 आ रहा है, यानी कि ये नहीं है। देखो इस दोनों नंबर का बेस 350, 350 से कितना कम है? 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, एंड में 09 आ रहा है, यानी कि ये है बेटा 347। तो इसका अंडर रूट आएगा 347, लेकिन डेसिमल के बाद देखो यहां पे 4 अंक है, तो यहां डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे माइनस। ऐसे बहुत बढ़िया तरीका है मेरे पास, ये मुझे निकालना है A12544। अब एंड में 4 आ रहा है, तो भैया इसका अंडर रूट करेंगे तो या तो 2 आएगा यूनिट डिजिट या 8 आएगा, कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये इग्नोर करो। 125 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग 121 है, 11 का वर्ग, या तो ये आएगा भैया या ये आएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। इन दोनों नंबर का बेस 100 है, इन दोनों नंबर का बेस 100 है, ये 100 से 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग 144, 44 आएगा। ये 18, 18 का वर्ग 324, 324 आएगा। अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में ये नंबर 100 से 18 ज्यादा है, 18 का वर्ग 324, लास्ट में 24 आएगा, जबकि ये 44 है, यानी कि ये नहीं आएगा मेरे भाई, ये आएगा 112, इसका अंडर रूट आएगा 112, और डेसिमल के बाद वही 2 डिजिट होंगे, तो आएगा मेरे भाई 2.35, 2.35 आंसर है पहला ऑप्शन। अच्छा सवाल जी। करिए बच्चों। यार कैलकुलेशन है सवाल में है। 6.25 में से 2.3 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 4.02 इंटू, ये बताइए घटाओगे तो कितना आएगा? 1.12, 1.12, इनकी मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर ये घटाना भी है, 0.0016 माइनस 2.987। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक रास्ता तो आपका वही है कि आप इन दोनों की गुणा कर लो, गुणा करने के बाद मेरे दोस्तों ये घटा लो, ठीक है ना। इसकी पहले पहले गुणा होगी बोर्ड मास के नियम से, पहले मल्टीप्लाई करो, फिर ये 0.0016 जोड़ो, फिर 2.987 घटाओ, ठीक है। एक रास्ता तो ये है।
दूसरा कि आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं अगर आपको डिजिटल सम आता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन से डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग करते जाओ, जैसे 4 2 6 आएगा, एक और एक 2 और 2 4 आएगा, 6 चौक 24, 24 के अंकों को फिर से जोड़ो तो 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। उसके बाद ये प्लस दशमलव दशमलव इग्नोर करो, 6 और एक 7 आ गया, इसके अंकों को जोड़ो 9, 2 8 10, 10 7 17, 17 के अंकों को जोड़ो 8 आएगा, तो 7 6 13, 13 में 60 घटाएंगे 5 आएगा। तो आंसर ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों का यानी कि डिजिटल सम 5 हो। 7 3 10 11 1 12, 12 मतलब 3 आ गया, 12 को जोड़ोगे 3 आएगा, 7 2 9 यानी कि 5 आ गया, ये 5 आ गया, 7 2 9 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, 7 2 9 यानी कि 4 आ गया, ये 7 2 9 3 आ गया, यानी कि इसी ऑप्शन का 5 आ रहा है, ये आंसर है। इसी ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है, ये आंसर है। ये मेथड है। दूसरा, आप ऐसा नहीं कि इनकी गुणा भाग नहीं कर सकते या बड़ा मुश्किल काम है आप लोगों के लिए करना। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं बेसिक से भी कि नहीं आता सर हमें डिजिटल सम, क्या बकवास कर रहे हो आप। ये देखिए, मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मेरी जिंदगी का मकसद है इनकी गुणा करना। ऐसा नहीं कि मैं बाबलों की तरह गुणा करूंगा, मैं इसे लिखूंगा 4.4 को ब्रेक करके 4 प्लस 0.02 इंटू 1.12। अब आप देखो, 4 की गुणा करो इसमें, 4 एकम 4 और ये 12 चौक 48, 8.48, 8.48। अब इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, 112 दूनी 224, 112 दूनी 224, डेसिमल के बाद कितने डिजिट लगेंगे, 2 और 2 4, यानी कि 0.0224, और ये प्लस 0.0016, 0.0016 माइनस 2.987। अब आप खुद देखो, ये 224 और 16 240 हो जाएगा 0.0240 है भाई। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं ना, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 224 में 16 जोड़ेंगे 240, यानी कि ये आएगा 8.48 और ये आएगा 0.0240, 0.0240, तो 48 2 50 हो गया, 8.5040, 8.5040 माइनस 2.987, ये आ गया। क्लियर है, ठीक करते जा रहे हैं हम। ये बेसिक है, बेसिक, लेकिन ये पेपर में करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है। 14 में से 7 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, 14 में से 9 जाएगा 5, 7 में से मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहां पे, 4 की जब इसमें गुणा करूंगा तो 4.12 आएगा, सॉरी 4 पॉइंट आएगा, 4 4 आएगा, सॉरी यहां पर, सॉरी ये 4 आएगा बच्चों यहां पर, बाकी सब सही है डेसिमल वाला। ठीक है भाई, और ये एक 1.517, सी ऑप्शन करेक्ट है। पर ये पेपर में बिल्कुल भी करना नहीं है, डिजिटल सब मेथड लगाओ, बेस्ट है। आगे आ जाते हैं। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1.5 लाख रुपए हैं तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। ओके, सवाल देख लेते हैं। 1/3 ऑफ मनोज सेविंग इन किसान विकास पत्र is equal to 1/2 its saving in public provident fund। यानी कि किसान विकास पत्र में जो उसकी सेविंग है, मैंने इसको के मान लिया, किसान विकास पत्र में जो उसकी बचत है उसका 1/3 हिस्सा किसके बराबर है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर। मैंने मान लिया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत पी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बचत के आधे के बराबर है। तो किसान विकास पत्र और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बचत का रेशियो कितना आएगा, 3 उधर चला जाएगा, 3/2 आ गया, ये रेशियो आ गया 3:2। ये किसान प्रोविडेंट फंड और किसान विकास पत्र पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बचत का रेशियो, टोटल बचत कितनी आ गई, 3 और 2 5, टोटल बचत आ गई 5। 5 की वैल्यू सवाल में 1.5 लाख रुपए है, यानी कि 30,000 गुना।
ठीक है, 5×3 = 15 होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना हुआ है मेरे भाई, ये 2 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 30,000 गुनाएगी 60,000 रुपए आंसर है, 60,000। 2 की वैल्यू 60,000 रुपए। 7 लगातार संख्याओं का एवरेज 20 है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मजा आ रहा है? कुछ नहीं है। अगर 7 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज 20 है, तो एवरेज बीचों बीच की संख्या होगी। लगातार संख्याएं हों, समांतर श्रेणी में हों, लगातार विषम, लगातार सम संख्याएं, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर आता है। अगर एवरेज 20 है तो 20 बीचों बीच की संख्या होगी। अगर 7 संख्याएं तो 20 के आगे 3 संख्याएं होंगी और 20 से पहले 3 संख्याएं होंगी मेरे भाई। तभी तो टोटल 3 और 3 6 संख्या और 1 7 संख्या, टोटल 7 संख्या हो जाएंगी। लगातार संख्याओं में एक एक का गैप होता है, 20 21 22 23 इस तरीके से। तो 20 के आगे 21 आएगा, 22 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 23 है, यह आंसर है। सबसे छोटी 17 हो जाएगी। √9 + 4√5 क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, इस तरह का सवाल आता है तो बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई 25 का √5 है, तो ये भी तो बात सही है कि 5 का वर्ग 25 है। तो ऑप्शन से हम देख सकते कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर ये आ जाए। अब जैसे 2 + √5 है, इसका वर्ग करूंगा तो मैं क्या आएगा मेरे भाई, 2 का स्क्वायर 4 + √5 का स्क्वायर 5 + 2ab। 2ab करूंगा तो 2 दूनी 4 √5, यानी कि बिल्कुल सही है, 9 + 4√5 आ रहा है। इसका वर्ग करने पर यही आंसर। ठीक है जी। सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए सॉल्व भी हो जाएगा। जैसे √9 + 4√5 है। कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा सवाल आए, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, a² + b² + 2ab। अंडर पे ध्यान दो, अंडर पे ध्यान दीजिए मेरे भाई, अंडर पे 9 प्लस ये 2ab बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 2ab। 4√5 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 × 2 × 2 निकालो पहले बाहर, आप इसमें से 2 बाहर निकालो। ये फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। 2ab 2 बाहर निकालो, ये 2 बचा, ये √5 बचा। ये 9 क्या है, 9 है 2 का वर्ग प्लस √5 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 प्लस √5 का वर्ग 5, 4 5 9 ये आ गया। तो जो ये बन गया a² + b² + 2ab, 2 + √5 का स्क्वायर बन गया। और इसका अंडर लेंगे तो 2 + √5 आंसर है। ये सॉल्व भी हो गया, पर पेपर में नहीं करना है। सवाल नंबर 40 लेंगे, ये देखिए 5.21 × 6.32 - 2.9272 बराबर क्या है? ये ऑप्शन है। मैं बता चुका हूं कि भैया नहीं करनी होती गुणा, अंकों का योग निकालो। अंकों का योग जब तक आप जोड़ते जाओ, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, उसे बोलते हैं डिजिटल सम। 9 हटाते चला करो, 5 2 7 1 8, दशमलव पशमलव हटाइए, है ना, इंटू 6 3 9, ये 2 हो गया। 8 दूनी 16, 16 को अंक को जोड़ दो 7 आएगा, माइनस। ये देखिए बच्चे, ये क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 9 7 2 9, ये आ गया 2 2 4, ये 4 आ गया। 7 - 4 यानी कि 3। तो जो भी आंसर आएगा उसका अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 3 होगा। ये ऑप्शन देखें, 3 + 0 3 हो रहा है, 1 और 5 6 हो रहा है, 2 + 0 2 हो रहा है, 3 4 7 हो रहा है, गलत। ये आंसर है। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को यह टेक्निक ना पता हो, तो पढ़ लीजिएगा। अरे खत्म। तो इसी के साथ यूपी SSC PET में पूछे गए अर्थमेटिक के प्रीवियस ईयर के सवाल समाप्त होते हैं। ठीक है भाई। लेकिन मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको 50 सवाल कराऊंगा, तो मैंने 10 बोनस क्वेश्चन भी लिए हैं, अब हम वो करेंगे। 10 बोनस अच्छे सवाल। आ जाओ बेटा जल्दी से, फटाफट फटाफट। ए सवाल दिमाग, मैंने देखो ऐसे नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले आया, ऐसे रिलेवेंट सवाल को कि 2024 में पीटी हुआ नहीं है, अब हो रहा है, तो अब के हिसाब से जो चीजें अपडेटेड हो गई हैं वो 10 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, हर बच्चे को ये सवाल करने चाहिए। 2 संख्याओं का अंतर 4176 है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग करने पर भागफल 36 आता है और शेषफल 11 आता है। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या क्या है,
मैंने मान लिया कि बच्चों जैसे दो बड़ी संख्याएं ए और बी, दो संख्याएं सॉरी, जिसमें ए बड़ी संख्या है बी छोटी संख्या है। अब यहां पहली लाइन में बोला है कि दोनों का अंतर 4176 है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे ए माइनस बी, 4176 आएगा। अब देखिए बड़ी संख्या ए को जब हम छोटी संख्या बी से भाग देते तो भाग देने पर भागफल तो 36 आ रहा है, कोशेंट 36 है, रिमाइंडर 11 है, शेषफल 11 है। तो यहां से बड़ी संख्या ए का मान क्या आएगा मेरे भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 36 गुणा बी प्लस शेषफल 11, ये ए का मान आ गया। ठीक है, ये ए की वैल्यू आप यहां रख दो मेरे दोस्तों ना, ए की वैल्यू आएगी 36 बी प्लस 11 और ये माइनस का बी बराबर 4176। 36 बी में से बी घटाएंगे तो 35 बी हो जाएगा, 11 आपका उधर जाएगा, 4176 में से 11 घटाएंगे तो 4165। तो बी कितना आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स, बी आ जाएगा आपका 35 से काट लो बच्चों, 35 से कम 35 बच गया 66, 35 से कम 35 तो बच गया मेरे दोस्तों आपका फिर 31, 315। तो 35 निम्मा 119 आ गया, बी यानी कि छोटी संख्या 119 आ गई। लेकिन पूछा बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या यहां से निकाल लेते भैया, स्मॉल ए कितना आएगा है ना, ये माइनस बी उधर जाएगा, 4176 4176 4176 प्लस बी, ये बी उधर जाएगा तो बी का मान है 119, ये आपका जुड़ जाएगा। तो 41 1 42 19 76 95 4295 4295 आंसर हो गया भाई, डी ऑप्शन सही है, बेहतरीन प्रश्न। आइए 42वां सवाल, देखो ये एज वाले सवाल आपको कर लेने चाहिए। राम राहुल से 20 साल बड़ा है, n साल पहले राम की एज राहुल से 3 गुना थी, अब से 2n साल बाद राम राहुल की एज का रेशियो 15:11 होगा, n का मान ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, देखिए ये प्रेजेंट है बच्चे, ये है प्रेजेंट। हम यहां पे दो लोगों की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्त, एक राम की और एक राहुल की। राम और राहुल दो सवाल करवाऊंगा मैं आपको, ये जरूर कर लो, ये प्रेजेंट है भाई। अब प्रेजेंट से n साल पहले, अगर मैं प्रेजेंट से n साल पहले जाता हूं तो राम राहुल से 3 गुना, यानी कि राहुल की एज 1 है तो राम की एज 3 है, ये रेशियो है। अच्छा प्रेजेंट से 2n साल के बाद, प्रेजेंट से 2n साल के बाद क्या है, राम राहुल की एज का रेशियो 15:11, राम राहुल की एज का अनुपात 15:11 है। आपसे पूछा n का मान, बात समझे, एक बात बताओ कैसे करेंगे। देखो राम की एज यहां 3 से 15 होगी, 12 बढ़ी, राहुल की एज 1 से 11 हो गई, 10 बढ़ी, गड़बड़ है। मान लो मेरी उम्र 5 साल बढ़ती है, आज से मेरी उम्र 5 साल बढ़ती है, तो आपकी उम्र भी 5 साल बढ़ चुकी होगी मेरे भाई, समझ में आ रहा है। मैं अगर 2 साल बढ़ रहा हूं तो मेरे भाई की उम्र भी 2 साल ही बढ़ी होगी, तो यहां एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब डिफरेंस को सेम करते कैसे, 3 और 1 में 2 का अंतर है, 15:11 में 4 का डिफरेंस है, यहां 4 का डिफरेंस है यहां 2 का, तो यहां भी 4 कर लेते हैं 2 से गुणा, इस पूरे रेशियो को आप 2 से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 आ गया। अब आप देखो राम की जो एज है 6 से 15 होगी, राम की एज यानी कि कितना बढ़ी, 9 यूनिट बढ़ी, 9 यूनिट। ठीक है, राहुल की एज भी देखो 2 से 11 हुई, कितना बढ़ी, 9 यूनिट बढ़ी, 9 यूनिट बढ़ी। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि देखो गैप कितना आ रहा है, 6 से 15 9 बढ़ा, 2 से 11 9 बढ़ा, जबकि गैप है कितना, देखो ये प्रेजेंट से n साल पहले है, ये 2n साल बाद है, ये प्रेजेंट से n साल पहले 2n साल बाद है, तो इनका डिफरेंस कितना है 3n, यानी कि मेरे भाई 9 यूनिट 3n है, तो n का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 3 यूनिट आ जाएगा। एक्चुअली अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, बोला है राम राहुल से 20 साल बड़ा है, राम राहुल की एज का गैप कितना है, 6 और 2 का गैप कितना है 4, 15:11 का गैप कितना है 4, राम राहुल की एज का गैप तो 4 यूनिट ही है, 4 की वैल्यू सवाल में 20 साल है, यानी कि 5 गुना, ये 5 गुना हो गया बच्चे। तो ये n की वैल्यू है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 15 साल, ये 15 साल इस सवाल का आंसर है, लो पहला ऑप्शन। ठीक है भाई, तो यहां देखो रेशियो में कितना बढ़ा, 9,
गैप कितने का है? -n और 2n में 3n, 3n ही 9 यूनिट के बराबर है, n 3 यूनिट के बराबर, 3 यूनिट के वैल्यू निकालेंगे 15 साल। अच्छा सवाल है 43वां। ये देखिए, ए की एज और बी की एज के 4 गुने का योग 34 साल है। जब ए की एज के 3 गुने को बी की एज के 7 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 97 वर्ष है। ए और बी की एज का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, ए की एज और बी की एज के 4 गुने का योग, बी की एज के 4 गुने का योग 34 साल है। बोलो, यही बात बोली है। ए प्लस बी की एज का 4 गुना बराबर 34 साल। ये देखो, जब ए की एज के 3 गुने को, ए की एज के 3 गुने को यानी कि 3a को किसमें जोड़ा जाता है? बी की एज के 7 गुने में जोड़ा जाता है, 7b में जोड़ा जाता है। तो जोड़ने पर रिजल्ट आता है 97 साल। आपसे पूछा है ए प्लस बी क्या आएगा, तो मेरे पास इस तरह से 2 इक्वेशन बन जाएंगी भाई। इनको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे? या तो ए की वैल्यू को इक्वल कर लो है भाई, या बी के गुणांक को सेम कर लो। से यहां ए में 3 से गुणा है, यहां ए है, तो आप इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, पूरी इक्वेशन को। अब मेरे दोस्तों आप घटा दो मेरे भाई। देखिए क्या होगा, ये 3a से 3a कट जाएगा, ये 3 चौक 12b, 3 के अंदर गुणा करेंगे 4 में 12b, 12 में से 7b घटाएंगे 5b बराबर। देखो राइट साइड में 3 की 34 में गुणा करेंगे, 34 तिया 102, 102 में से 97 घटाएंगे 5, यानी कि b की वैल्यू आ गई 1, b 1 आ गया। ठीक है भाई, अब ए बी निकालना पड़ेगा, तो चाहे पहली इक्वेशन पकड़ लो चाहे दूसरी। अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ लेता हूं तो भाई यहां से बी 1 आया, तो ए प्लस बी की 4 बराबर 34। ठीक है, एक बी की जगह 4 रख दो, तो ए की वैल्यू आ गई 30। अब ए 30 है, बी 1 है, तो ए प्लस बी आएगा 30 और 1 31, 31 इसका आंसर आ गया। ए 30 है, बी 1 है। सालनी अपनी कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर की बराबर की चाल से और 438 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर बराबर की चाल से तय करती है। ठीक है, सालनी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई औसत चाल निकालने के लिए कभी भी आए तो इसका कॉन्सेप्ट है, लिख लो, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। ध्यान से सुनिएगा। अब सालनी अलग अलग डिस्टेंस जा रही, सालनी क्या करती है, 138 किलोमीटर जाती है कार से 46 की चाल से, पर 438 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर बराबर की चाल से तय करती है। तो सालनी डिस्टेंस कितनी गई है, 138 किलोमीटर प्लस 438 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? आप कहोगे सर टाइम तो दिया ही नहीं है। बच्चों टाइम निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं कि समय टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अच्छा, सालनी 138 किलोमीटर अगर गई है 46 की चाल से तो कितना टाइम लगा होगा? 138 को 46 से भाग करेंगे, 3 घंटे लगा होगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। फिर 438 किलोमीटर गई है 73 की चाल से, कितना टाइम लगा होगा? 438 बटे 73, कितनी बार चला जाएगा मेरे भाई? 6 बार चला जाएगा, 6 घंटे लगा होगा। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा? ये 576 बटे 9, तो 9 छिक्का 54 और 3 9 चौक 36, 64 आ गया। 64 किलोमीटर पर आवर सालनी की चाल आ गई। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 45। आयुष अपनी कार से चंडीगढ़ से लुधियाना 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। चंडीगढ़ लुधियाना के बीच की दूरी 97 किलोमीटर है। पूरी यात्रा के दौरान आयुष की औसत चाल ज्ञात करो। ये आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल अपडेटेड और वायरल सवाल है, ध्यान सुनेगा। देखो, इस लाइन की सवाल में कोई जरूरत नहीं है, आप इसका कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला समझ लीजिए। अब जैसे मेरे भाई यहां आयुष जो है, सब बच्चे ध्यान सुनेगा, अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है, मान लो S1 की चाल से,
फिर लौट के आता है सेम डिस्टेंस S2 की चाल से। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फिर लौट के वापस आ रहा है, तो कभी भी ऐसी कंडीशन दी जाएगी तो उस आदमी की एवरेज स्पीड जो होगी, औसत चाल जो होगी, उसका कॉन्सेप्ट है 2S1S2 बटे S1 प्लस S2, 2S1S2 बटे S1 प्लस S2। बोलो हां। अब जो है आयुष चंडीगढ़ से लुधियाना गया 77 की चाल से, फिर जो है वापस आ गया 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो पूरी यात्रा के लिए जाना और लौट के आना औसत चाल क्या होगी, यह फॉर्मूला है, यहां वैल्यू रख लो। 2 गुणा 77 गुणा 63 और नीचे 77 प्लस 63 हो जाएगा बच्चों 140। 2 से 140 जाएगा 70 बार। 7 नाम 63, 7 दो साम 70, तो कितना आ जाएगा भैया 630 और 63 693 बटे 10 यानी कि 69.3 69.3 किलोमीटर पर आवर। ये उत्तर आ गया। आगे चलेंगे बच्चे, सवाल नंबर 46 करो। यह सवाल भी हर बच्चे को बनाना चाहिए। सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिन में सजा सकता है, जबकि मोहन पूरे कमरे को 15 दिन में सजा सकता है। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए, सार्थक एक कमरे को 12 दिन में सजा सकता है, 12 दिन में एक काम कर सकता है। मोहन जो है मेरे भाई वो काम 15 दिन में कर सकता है। मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सार्थक और मोहन मिलके वो कमरा कितने दिन में सजाएंगे, तो सीधा कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए भैया 12 गुणा 15 बटे 12 प्लस 15 दिन। कभी भी ऐसा सवाल आएगा ये कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा, 12 गुणा 15 प्लस 12 प्लस 15 यानी कि 12 गुणा 15 180 बटे 27। ये जाएगा 9 से, 9 से चला जाएगा 20 बटे 3 दिन। सार्थक मोहन मिलकर 20 बटे 3 का मतलब 3 सिंह 18, 6.66 डेज में कमरा सजा देंगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 14। इन भिन्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इस तरीके का प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। यह बीपीएससी का सवाल है मेरे भाई, यह आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताना। मैं इसकी टेक्निक बता चुका हूं कि नीचे वाली संख्याओं को सेम बना लो, आसानी से बन जाएंगे, उसके बाद बड़ा छोटा चेक कर लेना। प्लीज रिक्वेस्ट है, हर बच्चा मुझे सवाल करके दिखा दे कमेंट्स में। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 15370 फैक्टोरियल। इसके अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। नहीं समझे? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये किसी भी संख्या का फैक्टोरियल होता क्या है। n का फैक्टोरियल का क्या मतलब है, किसी संख्या के आगे आप ये साइन लगाओ तो इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों n का फैक्टोरियल n गुणा n-1 गुणा n-2 गुणा n-3, कहां तक गुणा 1 तक गुणा। ठीक है मेरे भाई, आप बोलोगे यस सर, ये मीनिंग है। यानी कि जैसे मैं कहूं 10 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 तक गुणा। ठीक है भाई, अब जब आप ये गुणा करोगे, इतनी लंबी चौड़ी इसकी फैक्टोरियल की गुणा करोगे तो एंड में जीरो आएंगी बहुत सारी। ये पूछा कितनी जीरो आएंगी, उसे बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है भाई, अब इसकी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 15370 फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्या कॉन्सेप्ट है, आपको 5 से डिवाइड करना है, पूरा 5 से देखना कितनी बार डिवाइड हो रहा, भागफल लिखते जाना है। देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर मेरे दोस्तों यहां पर 0, 5 तिया 15 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 5 सत्ते 35, तो 5 चौक 20 आ जाएगा। 3074 ये आ गया 5 से डिवाइड करने पर। आप बोलोगे यस सर। फिर 3074 को वापस 5 से भाग करो, इसको वापस 5 से भाग करो। 5 चिंग 30, उसके बाद 5 एकम 5, 2 बच गया 24, 5 चौक 20, 5 चौक 20 जाएगा। आगे 4 बच गया, 4 शेष फल है उसको छोड़ो। फिर 614 को 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10,
एक बच गया 14, 5 दूनी 10, 4 शेषफल बच जाएगा, उसको छोड़ो। 122 को 5 से भाग करो तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 पंजे 120। फिर 24 को 5 से भाग करो, 5 चौक 20, 5 चौक 20 जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20 जाएगा मेरे भाई। फिर 4 को 5 से भाग देंगे, 4 तो 5 से भाग होगा नहीं, ठीक है। और ये सारी चीज आप ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर है, इतनी ही जीरो आएंगी, ठीक है दोस्तों। 24 4 26, 122 में 26 जोड़ेंगे 146, 146 में 614 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो 660, 660 आ गया। 60 करेंगे तो यानी कि 4 2 6, 8 14, 4 18, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? हाँ, 24 4 28 आएगा, सॉरी 24 4 28, 122 में 28 जोड़ेंगे 150, 150 हो गया। 150 में 614 जोड़ेंगे मेरे प्यारे में तो कितना आ जाएगा? 764, 764 इसमें जोड़ो, 4 4 8, 6 7 13 का 3, हासिल 1, 7 1 8, यानी कि 3838 आ जाएगा। 3838, ये लो पहला ऑप्शन ही टिक कर दो, ठीक है। 150 और 614, 764, और ये ऐड कर लो आप, 3838 आंसर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 1540। 1540 के गुणनखंड की संख्या कितनी है? फैक्टर्स आप समझते हैं, जैसे मेरे भाई मान लीजिए मेरे दोस्तों 12, 12 किससे डिवाइड होता है? 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो ये सब 12 के गुणनखंड हो गए। ऐसी 1540 के कितने बच्चे हैं, कितने फैक्टर्स हैं? तो इस तरह के कोई सवाल आएगा तो 1540 को पहले आप ब्रेक करो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। 1540 का मतलब है 154 गुणा 10, ठीक है। 154 यानी कि 77 दूनी 154, 77 का दुगुना यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 2, ठीक है भाई। और 10 का मतलब 2 पंजे 10, 10 का मतलब 2 पंजे 10, ये आ गया 2 पंजे 10 बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया 2 गुणा 2, 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ये आ गया प्यारे बच्चे। इस तरीके से आप कर लीजिए। अब आपको बताने कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 2 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 1 है, 7 का मतलब 7 की पावर 1, 11 का मतलब 11 की पावर 1। सबसे आसान सवाल ये है, कुछ नहीं करना आपने, आगे तो ब्रेक नहीं कर सकते, 5 को तो आगे नहीं ब्रेक कर सकते, 7 को नहीं कर सकते, इसे बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब जो भी पावर है, पावर में 1 जोड़ो, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यहां 1 पावर है, पावर में 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहां 7 की पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2, मेरे प्यारे भैया 11 की पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2, इतने गुणनखंड आ जाएंगे। 8 3 24, 24 इस सवाल का आंसर आ गया बंधु, बात खत्म, डी ऑप्शन। आगे चलेगा, सवाल नंबर है आपके सामने 50। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या है जो 50 से डिवाइड होने पर 5 शेषफल देती हैं? ओके बच्चों, करो। वो 3 अंकों की संख्याएं, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ के बताओ क्या आएगा जिनको 50 से डिवाइड करें तो 5 शेषफल आता है। 50 से डिवाइड करने पर 5 शेषफल आता है। प्यारे बच्चों, 50 से भाग करने पर 5 शेषफल आए, ऐसी 3 अंकों की संख्या कौन सी आएगी? देखो 50 तो 2 अंकों की संख्या है, 50 का दुगुना 100 3 अंकों की संख्या है, लेकिन 5 शेषफल भी आना चाहिए, यानी कि 105। 105 ऐसी 3 अंकों की संख्या है जिसको 50 से भाग दूंगा, 50 दूनी 100, 5 शेषफल आएगा। अगली संख्या क्या आएगी मेरे भाई? 50 तिया 150 प्लस 5, 155 को, इस संख्या को 50 से भाग दूंगा, 5 शेषफल आएगा। अगली संख्या क्या आएगी मेरे भाई? 50 गुणा 4 200 प्लस 5, इस नंबर को 50 से भाग दूंगा मेरे दोस्तों, 5 शेषफल आएगा। इसी तरीके से आती जाएंगी संख्याएं, इसी तरीके से आती जाएंगी। अच्छा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 है, मुझे 1000 से छोटा लेना है, तो 50 गुणा 20 तो 1000 हो जाएगा। 50 गुणा 20 नहीं कर सकता, 50 गुणा 19 950, ये 50 से कट रहा है, 5 शेषफल बनना चाहिए, 5 जोड़ दीजिए मेरे भाई,
5 जोड़ दीजिए। क्लियर है? लेकिन हमसे सवाल में पूछा है इन सभी संख्याओं का योग कितना, इन सभी संख्याओं का योग कितना है। ये तो सवाल में आपसे पूछा है। एक्चुअली कितनी संख्याएं बनेंगी मेरे भाई, ये कितनी संख्याएं बनेंगी, तो ये बनेंगी मेरे दोस्तों यहां पर 18 संख्याएं, 18 नंबर्स बनेंगे, 18 नंबर। क्योंकि देखो पहली संख्या में 2 से गुणा, सॉरी पहली संख्या में मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, एक सेकेंड, हाँ ये 2 से गुणा है, 3 से गुणा है, 4 से गुणा है, फिर 5 से गुणा, आखिर में 19 से गुणा। ठीक है, तो 2 से लेके 19 तक हो रहा है, यानी कि शुरू का एक गायब है ना। 2 से लेके 19 तक लिखा, शुरू का एक, 50 गुणा 1 + 5 गायब है, तो 18 नंबर से। कितने नंबर से टोटल बेटा? 18 नंबर से। और ये सभी नंबर समांतर श्रेणी में भी होंगे, समांतर श्रेणी में भी होंगे भैया। पहली संख्या 105 है, अगली आपकी 155 है, अगली मेरे दोस्तों आपकी यहां पे 205 है, इस तरीके से। ठीक है, अगली मेरे दोस्तों आपको, या फिर याद ऐसे करके, ऐसे ना करके इनको डायरेक्ट ही जोड़ दूं बेटा, कैलकुलेट ना करके डायरेक्ट ही जोड़ दूं। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो दोस्तों क्या आएगा, जब मैं सबको जोड़ूंगा तो सबसे 50 कॉमन आएगा, सबसे 50 कॉमन आएगा। ब्रैकेट में आएगा 50 गुणा 2 + 50 गुणा 3 + 50 गुणा 4 प्लस डॉट डॉट और आखिर में 19 तक, 19 तक ये आएगा। और मेरे दोस्तों 5 कितनी बार जोड़ेगा ये? 5 + 5 5 5 तो जोड़ रहा है, कितनी बार जोड़ेगा? 18 संख्याएं, 18 बार। 5 जोड़ेगा 18 बार, यानी कि 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। पूरा डिटेल में मैं आपको सवाल बता रहा हूं। अब मेरे दोस्तों ये क्या है, ये 2 से लेके 19 तक जोड़ना है। अगर 1 से लेके 19 तक जोड़ा जाए तो ये फॉर्मूला लगता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, n × n + 1/2। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगता है। अगर 1 से लेके 19 तक जोड़ा जाए तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 19 × 20/2, यानी कि 190, लेकिन एक कम है तो आ जाएगा 189। ये 189 आएगा, जोड़ के 189 आएगा। 2 से लेके 19 तक जोड़ेंगे तो 189 आ जाएगा। कि 1 से लेके 19 तक की संख्याओं का जोड़ क्या है? 1 से लेके 19 तक की संख्याओं का जोड़िए, एक इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 189 आ जाएगा, प्लस 90 तो कितना आएगा? 9450 प्लस 90, यानी कि 9540। 9540 आंसर है, बी ऑप्शन। बहुत टाइम लेके मैंने आपको बता दिया, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आसान सवाल था, इसको और भी आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई अगर कोई और टफ सवाल आ गया तो फिर वो इसी तरीके से ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा पे सवाल आ गया। आखिरी सवाल मेरे दोस्तों इस क्लास का मेरे भाई ये हो गया। कल मैं आपको टेबुलर डीआई करा दूंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, और मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि मैं इसकी क्लास नहीं ले पाया रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स के चक्कर में, लेकिन देर आए लेकिन भले आए, करवा देंगे, चिंता मत करो। भागफल के योग नहीं आएगा, प्रश्न आएगा। भागफल के प्रश्न में एक भागफल का सवाल है, भाजक भागफल का 14 गुना है, शेषफल का 28 गुना है, शेषफल 6 है, भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो एक सवाल है, डिवीजन का एक सवाल है। इस सवाल में बोला गया है कि जो हमारा भाजक है, भागफल का 14 गुना है, शेषफल का 28 गुना है, शेषफल आपका 6, शेषफल 6 है, तो आपसे पूछा है भाज्य बताओ। ये भाज्य आपको बताना, ये संख्या ये आपको बताना है। ठीक है बच्चे, अब बोला है, देखो मुझे शेषफल दिया है 6, तो शेषफल पे ध्यान दो। भाजक भागफल का 14 गुना है, शेषफल का 28 गुना है। दोनों बातें भाजक के बारे में कही गई हैं। ये जो हमारा भाजक है, इस शेषफल का 28 गुना है, शेषफल का 28 गुना। अब शेषफल जैसे 6, तो भाजक जो है 6 का 28 गुना है मेरे दोस्तों, 120 और 48, 168। ये आपका भाजक आ गया मेरे भाई, भाजक 168 आ गया। क्लियर है? अब सवाल में यह भी बोला गया है कि ये जो भाजक है, भागफल का 14 गुना है। भाजक की जो वैल्यू, भाजक कितना है? 168। भाजक की जो वैल्यू है वो भागफल यानी कि कोशेंट का 14 गुना है, तो यहां से भागफल कितना आ जाएगा? 12। तो आपका यहां से भागफल, ये वाला भागफल 12 आ गया, इसे बोलते हैं भागफल।
तो भाजक शेष फल का 28 गुना है, शेष फल 6 है, 6 का 28 गुना 168। ये भाजक भागफल का 14 गुना है, तो भाजक 168 का मान कोशेंट का 14 गुना है, तो ये 14 से 168 12 बार कट गया। अब यहां से आपसे भाज्य पूछा तो भाज्य कितना आ जाएगा, 168 गुणा 12, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, 168 गुणा 12 करेंगे तो क्या आएगा, 1920 और 96, 1920 और 96 आ गया 2016 प्लस 6 यानी कि 2022 इस सवाल का आंसर है, 2022। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खत्म। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल कराए मैंने आपको। हमने पेट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, और सबसे अच्छी बात मेरे दोस्त, मैंने आपको यहां पे जो नए बोनस से 10 क्वेश्चन कराए हैं एंड में। मुझे लगता है कि इसमें से आपको जरूर एग्जाम में सवाल दिखेगा। ठीक है, तो सब बच्चे इनको जरूर सॉल्व कर लें। ठीक, इसी के साथ एक क्लास समाप्त होती है। मैं सुबह जो है 8 बजे आ गए स्टूडियो में, मैंने रिकॉर्ड कर दी है ये वीडियो। ठीक है, रात को मैंने कंटेंट रेडी कर लिया था, सारे सवाल सेट वेट कर लिए थे। अब मैं अगली क्लास लूंगा आपकी टेबुलर डीआई की मेरे भाई, 5-5 डीआई में सॉल्व करा दूंगा हर टाइप में से। ठीक है, क्लास पसंद आई है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्लास को भी लाइक करना, और वीडियो में कमेंट जरूर करना कि सर हमें पढ़ के मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।